अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं सीखने की बात से। सीखने की बात सिखाएगा कौन? कौन सिखा सकता है, मुझे बताएं। उस्ताद। और यहाँ पर कौन है, आपको कौन ऐसा कोई पढ़ा लिखा है इस पूरे कमरे में नजर आ रहा है? आप इधर उधर देखे, नजर दौड़ाएं, थोड़ा अपने राइट साइड पे देखे। नहीं जी जी, हेलो, इधर इधर। ये आपके सामने एक शख्स रखा हुआ है, उसको आप इस्तेमाल करें और आप चश्मा ऐनक लगा कर देखें। ऐनक लगाना शुरू की थी मैंने तो लोगों ने कहा तुमने ऐनक क्यों लगाई है, ये क्यों ऐनक लगाई है? अरे इतना अच्छा तो लग रहा था, बस फिर मैंने हटा दिया ऐनक। फिर मैंने कहा चलो तुम लोग आप इधर उधर लोगों की बातें आप सुनेंगी तो ऐसा ही होगा। अपने दिल की बात सुने। सही बात है, सही ठीक है। या अपने खैरखाहों की बात सुने। अच्छा, मैंने कह दिया सही लग रही है, बस मान ले, उसके बाद सोचे मत। ये आपने चले बहरहाल सीखने की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सीखने की बात क्या है? इंसान हर एक से सीख सकता है, हर चीज़ से सीख सकता है, सारी ज़िंदगी सीख सकता है। अब सीखना क्या है? जो चीज़ मैंने सीखी वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इंसान बने। इंसान तो बने, ये तो सबसे पहली चीज़ है कि इंसान बने, इंसान के बच्चे बने। बल्कि ज़्यादा अगर इसको हम क्रूड अल्फाज में कहें तो इंसान के बच्चे बनिए, बंदे दा पुत्र बन, जिसको उसमें कहा जाता है पंजाबी में। अच्छा, अब ये जो हमारे पास हर वक्त एक चीज़ है, मोबाइल। हाँ, क्या हमारे घर में एक बच्चा है, वो मोबाइल को मोबाइल। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। भरपूर इश्क है उसको मोबाइल से, लेकिन लफ्ज बोलना नहीं आता, अभी छोटा है। अब ये जो मोबाइल है, ये करता क्या है? हर 2-3 महीने के बाद इसमें एक एक्टिविटी होती है मोबाइल में। वो क्या होती है? 2-3 महीने बाद? 2-3 महीने में, तकरीबन कुछ दिन के बाद, हर 2-3 महीने में मोबाइल में खुद ब खुद एक एक्टिविटी होती है, एक मैसेज आता है। देखा, अक्लमंद लड़की की निशानी, फौरन पहुंच गई आप। ये हुई ना बात, सोहबत का असर इसको कहते हैं। फौरन ले लेना, फौरन अपने पे ले लेना बस। नहीं मतलब आप अक्लमंद हैं, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। अब उसका जाहिर है बहुत सारे अवामिल होंगे, लेकिन है तो सही ना, अल्टीमेट रिजल्ट तो आपके पास आया ना। तो ये मोबाइल जो है, अब इसकी कीमत क्या होती है मोबाइल की? तकरीबन आप अंदाजा एक लगा लें भाई, एवरेज एक कीमत आजकल तो नहीं, लेकिन मतलब 1,00,000-1,50,000 और सस्ता मोबाइल 10,000 का भी मिल जाता है, और लाखों के भी मोबाइल मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कीमत जो है वो इसकी चंद लाख रुपए ही है। हाँ, 6 लाख, अब 5.5-6। हाँ, जो बहुत ज्यादा हाई रेट है वो मोबाइल है, लेकिन एक नॉर्मल मोबाइल जो है वो इस रेंज में आपको कीमत तो खैर उसकी कम है। यहाँ पे हमारे तो टैक्स बहुत है, बिल्कुल 1.5-2 लाख रुपए तो उस पे टैक्स है। एक ऐसा मोबाइल जिसमें जान भी नहीं है, वो मोबाइल जिसकी कीमत कोई 10,000 से लेके 4-5 लाख रुपए तक की कीमत है, वो मोबाइल हर चंद महीने बाद अपने आप को अपडेट करता है। और हमारी कीमत तो अरबों है, खरबों है, करोड़ों से भी ज़्यादा है। हम क्या करते हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो भाई अपने आप को अपडेट करो। अपने आप को अपडेट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इल्म हासिल करो, किताबें पढ़ो, लोगों से मिलो, चीज़ों को समझो, जानो। अपने आप को जब तक अपडेट, टीवी भी देखो, होता है अपडेट, होता है उस पर भी मामला। हमारा प्रोग्राम देखो, बस बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ड्रामे छोड़ने बस। लेकिन मकसद वही है कि अपने आप को अपडेट करने के लिए कोशिश करो। हाँ। बहैसियत इंसान हमें अपने आप को अपडेट करना है, और हम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इल्म में आप देख लें हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, किसी भी और फील्ड में आप देख लें हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। वो सिर्फ इस वजह से है कि हम अपने आप को अपडेट नहीं करते, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। बिल्कुल। और अब तो हालात ऐसे हैं कि जो लोग अपडेटेड भी हैं और जो लोग अपडेट के लिए ज़िंदगी में आगे प्लानिंग कर रहे थे, उनका भी हाल जो है वो बड़ा ख़राब है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे जाकर बताएंगे। चलो जी, आपको बताएंगे प्रोग्राम में आगे जाके। ये कोई एक जिसको टीजर कहते हैं, इसको टीजर कहते हैं। टीजर होता है कि अब आप रुकिएगा, हुक जिसको कहा जाता है, हुक होता है। और हुक दे दिया शिफा ने। मैंने तो ये बात सुनी तो मेरा तो दिल जिसको कहते हैं वो फट सा गया। अच्छा, तो अब आपको मैं बताऊंगी कि फिर वो बात क्या है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ पर। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत पीटीआई के 600 से जायद रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल।
जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ जिन्ना हाउस हमले के 16 मुल्जिमान को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म जारी। मलिका बुखारी, मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा का पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। मुराद सईद की ज़िंदगी को ख़तरा है, हिफाजत यकीनी बनाई जाए, इमरान खान की चीफ जस्टिस से अपील। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का उनके घर छापा, परवेज़ इलाही घर पर नहीं मिले, गिरफ्तारी ना हो सकी। कैपिटल हिल हमला, ट्रंप के हामियों के सरगना को 18 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को शदीद ख़तरा लाहक है, यूएन हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर टर्क। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद यहूदी बस्तियों के लिए $1 अरब मुख्तस कर दिए। अमरीकी फ़लसफ़ी नोम चॉम्स्की की श्रीनगर में G20 इजलास की मजम्मत। और 2000 अफराद का मुल्जिम कातिल कायशीमा जनूबी अफ्रीका से गिरफ्तार, रवांडा जेनोसाइड में मतलूब था। ये थी जी 60 सेकंड न्यूज़, और 60 सेकंड न्यूज़ में आपको पता लग गया दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी लोग थिएटर से, रेडियो से और टीवी से मुंसलिक रहे हैं, देखने की हद तक, सुनने की हद तक, उन्होंने इस शख्स को हमेशा स्क्रीन पर कमाल करते हुए देखा। और ये शख्सियत पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार जनाब काजी वाजिद साहब की है। काजी वाजिद साहब पैदा हुए थे जी 26 मई 1938 को ग्वालियर में, भारत में, ब्रिटिश इंडिया बल्कि उसको आप कह लें। हाँ, और उनका इंतकाल हुआ था 11 फरवरी 2018 कराची में। तो आज उनकी यौम पैदाइश है और इस यौम पैदाइश पर उन्हें याद करना ज़रूरी है। उनके बड़े मशहूर ड्रामे हैं, बड़े कमाल ड्रामे हैं, और उनका एक बोलने का ख़ास अंदाज़ था जिससे वो बात करते थे, उनकी गुफ्तगू का, और एक बड़ा यूनिक सा अंदाज़ था। तो जब भी आप उनको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं आपको अच्छा लगता है। उनके ड्रामों में तन्हाइयाँ शामिल हैं, शमा शामिल है, हवाएं, मेहंदी, धूप किनारे वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे ड्रामे। तालीम बालगा बिल्कुल जी, इसमें भी उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। 50 साल से ज़्यादा का उनका ये सफ़र था जो कि उन्होंने मीडिया और फ़न की ज़िंदगी में, कोई तकरीबन 1200 से ज़ायद ड्रामे हैं जिसमें उन्होंने जो है वो रेडियो में भी काम किया। 1200 से ज़ायद रेडियो ड्रामे हैं उनके। अदाकार काजी वाजिद साहब, आज उनकी सालगिरह है, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग उनके ड्रामों के मद्दाह हैं, उनकी अदाकारी के मद्दाह हैं, वो आज उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको पाकिस्तानी मईशत का जो हाल अहवाल है उसके बारे में ज़रा हम आपको आगाह कर दें। दिल के जी शुरू करें। ऐसा ही है, पाकिस्तानी मईशत की जो हालत है वो ख़राब तो है ही, लेकिन आम आदमी के हालात जो हैं ख़राब तर हैं। इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सक। सारे गाने इस तरह के याद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और हुकूमत ने इस साल के लिए जो GDP में इजाफे की शरह का हदफ 5% मुकर्रर किया था, लेकिन नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने ये शरह सिर्फ 0.3% बताई है, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक के तखमीनों से भी कम है। और ये आपको बताते चलें कि 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान 6.1% की ग्रोथ रेट से तरक्की कर रहा था। 2021-22 का जो माली साल है उसके दौरान ये शरह 6.1% थी। और दूसरी जानिब महंगाई का जो आलम है वो ये है कि अप्रैल में इसकी शरह 36.4% तक पहुंच गई महंगाई की। अभी तो 12 रुपए पेट्रोल कम किया है, कोई उसके बाद उसका कोई इम्पैक्ट कहा था ना वज़ीर आज़म साहब ने कि बाकी सारे नहीं, वो इसाक डार साहब ने कहा था ना कि जिन चीज़ों की कीमतें पेट्रोल की वजह से बढ़ती हैं वो सब लोग कम करें। हाँ, वो फिर पता नहीं कर दी होगी कम, वो पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं और मुख्तलिफ ख़बरें मैं जो देख रही हूँ वो ये हैं कि महंगाई से निढाल आवाम की कमर पर गैस की कीमतों में भी इजाफे का बोझ अब डाला जा रहा है, और इजाफे जो है गैस की कीमतों में भी मुतवक्के है। करेंसी की बात अगर हम करें तो इंटर बैंक में डॉलर जो है उसका रेट 285.74 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 309 से 311-12 रुपए के दरमियान घूम फिर रहा है। बरतानवी पाउंड की अगर हम बात करें तो 382.5 पर फरोख्त हो रहा है, और ज़र मुबादला के ज़खायर 4.2 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं हमारे। और अगर दरामदात पर पाबंदी हटा दी जाए, जो कि नज़र नहीं आ रहा जिसका के इम्कान, तो इन ज़खायर की खाली होने का मज़ीद खदशा जो है वो बढ़ जाएगा। वज़ीर ख़जाना IMF मुआहिदा मुकम्मल ना होने पर कारोबारी तबके से माफ़ी मांग रहे हैं और आवाम को माफ़ करने पर लेकिन कोई तैयार नहीं है। अब वो सुना है कि चीन हमारी मदद को आएगा। IMF का जो मामला ज़रा डामाडोल है, तो उसके बाद चीन
चीन आएगा और चीन जितना चाहे चीन आए, अब अमेरिका आए, जो भी आए, वो चीन आएगा मगर चैन नहीं आएगा, ये कह रही हैं। चीन आएगा चैन नहीं आएगा। वो जो मैं बात आपको करी थी ना कि मुझे बड़ी एक ऐसी खबर सुनने को मिली, मुझे किसी ने बताया। हाँ। मुझे एक नौजवान ने, देखें पाकिस्तान की आबादी का तनासुब जहन में रखिएगा कि 65% आबादी हमारी 30-35 के दरमियान फॉल करती है, और ये वो लोग हैं जो अभी या तो अपना इनिशियल करियर स्टार्ट कर चुके हैं या अपनी हायर एजुकेशन में मजीद ये तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे लोग हैं, पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि 10 लाख, मतलब वो जो कितना फिगर था, मेरा ख्याल है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं 9 लाख का ये फिगर था, और ये हर साल इसी तरह बढ़ता जाएगा। अब मैं वो जो बात कर रही थी वो ये थी कि कल मुझे एक स्टूडेंट मिला। अच्छा। उस स्टूडेंट ने, जाहिर है आप जब पैसे जमा कर रहे होते हैं तो वो ओवरनाइट तो जमा नहीं हो जाती है, कोई यहाँ पे सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। तो उसके वालिद ने, और सिंगल पेरेंट का वो बेटा है और एक ही औलाद है उनकी, अब उसके वालिद ने 50 लाख रुपए कहीं जमा किए, और वो कोई उस वक्त के बनते थे, कोई पता नहीं कितने डॉलर बनते थे, और जो मतलब उन्होंने उतना जमा किया जितना कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। अब चूंकि पाकिस्तान की करेंसी गिर गई और डॉलर इतना महंगा हो गया, तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि मैंने इस साल अप्लाई करना था, मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं वीज़े के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूँ, तो मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त और मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्कॉलरशिप वगैरह करूँ, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में, बस पाकिस्तान में पढ़ो और ख्वार हो जाओ तुम। मेरा ख्याल है कि तुम यही कर सकते हो, और तुम सिर्फ अकेले नहीं होगे, अब तो तुम्हारे साथ लाखों स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो बाहर जाने के लिए पैसे जमा कर रहे थे, जिन्होंने बच्चों की शादियां करानी थी, जिन्होंने बाहर लोगों को भेजना था। और इसमें वो बच्चे शामिल नहीं है सिर्फ जो बाहर जाके बैठ जाएंगे, बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि बच्चा बाहर पढ़े और वापस अपने मुल्क आए। तो वो जो वापस कितने होंगे, वैसे कम ही होंगे, बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। हर मुल्क आपको एकोमोडेट भी नहीं करता हर जगह। हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हम बाहर एडमिशन तो ले सकते हैं हर छोटी मोटी बड़ी छोटी यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम वहाँ पर उनके लेवल की नौकरियाँ करें। या तो हम फ्लोर साफ़ करेंगे, या हम बाथरूम धोएंगे, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो काम है करने को वो इसी किस्म की चीज़ें हैं। किसी दुकान के टिल पे बैठ जाएंगे और काउंटर चलाएंगे उनका। तो इस किस्म जो आला पाई की नौकरियां हैं वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको तो मिल जाती हैं, लेकिन हर बंदा एवरेज माइंड का एवरेज स्टूडेंट जाकर वहाँ पर अच्छी नौकरी नहीं तलाश कर सकता। तो उसको वापस आना होता है एट द एंड ऑफ द डे, अनलेस वो कोई शादी वादी कर ले, कुछ इस किस्म का मामला कर ले। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है इस 65% आबादी का, वो बड़ा ही डामाडोल है। और मैंने मुतअद्दिद दफ़ा ये बात की है कि या तो ये आपकी स्ट्रेंथ है या ये आपकी वीकनेस है। और वीकनेस तो अब ये ऐसी बनेगी अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क का कुछ ना हुआ, जो कि नज़र नहीं आ रहा कि कुछ भी होगा, चाहे चीन आए चाहे अमेरिका आए, ये जो आपकी 0.3% ग्रोथ है, इसको तो बढ़ने में बड़ा अरसा लग जाएगा। तो आप सब से आज मेरी मतलब खुसूसी ये दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में इस मुल्क को और इसकी सालमियत को हमेशा याद रखें। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जाने से लोगों को रोका भी जा रहा है, असल में ये भी एक चीज़ है ना, क्योंकि लोग बाहर चले जाते हैं तो सही नहीं होता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर 9 मई के बाद सख्त मुश्किल में गिरफ्तार है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी सब मजम्मत भी कर रहे हैं। अब उसके रहनुमा जो हैं वो आप देख रहे हैं, बहुत सारे जो रहनुमा हैं उन सब ने अपनी पार्टी से, PTI से लाताल्लुकी का इज़हार किया। अब ख़बर ये आई है कि जी PTI के 600 रहनुमाओं को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, और इसका मतलब बुनियादी तौर पर यह हुआ कि इस जमात की पूरी क़यादत अब बैरून मुल्क नहीं जा सकती। उसमें इमरान खान, बुशरा बीबी, मुराद सईद, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, मलिका बुखारी, कासिम सूरी, यास्मीन राशिद, असद कैसर, मियाँ असलम इकबाल, जो भी मुख्तलिफ अरकान असम्बली जो साबिक असम्बली के अरकान थे वो सब हैं, पार्टी के अहम वर्कर और ये सारे लोग, पार्टी के अहम वर्कर 600 लोगों की लिस्ट है बेसिकली जी। तो बहुत सारे लोगों ने जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। तो उनके जो नाम है वो पुलिस, CTD और खुफिया इदारों ने भेजे हैं, और अब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। तो मुल्क में रह कर ही मुल्क की खिदमत करनी होगी। बिल्कुल, ये वो खुश नसीब लोग थे, इनमें से बड़े जो बाहर से पढ़ के आ गए। अब पता नहीं खुश नसीबी उसको समझते हैं नहीं समझते वापस आने को, लेकिन खैर बार पढ़ने का मौका मिल गया, खुश रहें। मुझे प्रॉब्लम पता है सिर्फ ये है कि हर एक की ज़िंदगी का ये हक है कि वो अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए तालीम हासिल करे, नौकरी हासिल करे, ज़िंदगी बनाए, प्रॉपर्टी खरीदे, जो उसने करना है वो करे। आपके मुल्क को अपॉर्चुनिटी फराहम करने के काबिल हो कम अज़ कम। आपके, हम सब के, ये सिर्फ उस एक बच्चे की कहानी नहीं थी, ये सब की कहानी थी कि हम सब के अकाउंट्स में जितने पैसे थे वो आधे रह गए हैं। तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। आपने जो प्लान करना था, किसी ने गाड़ी लेनी, हर एक की ज़िंदगी गुजारने का एक है ना प्लान है, हर एक ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, हर एक का ये हक है, बुनियादी फंडामेंटल राइट है ये।
तो खैर अब इस पे क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ा खुशी की बातें करें, खुशी की बातें करते हैं, खुशी की करते हैं। मैंने दुख दे दिया आप लोगों को, ये बताएं, खुश ममालिक जो है लिस्ट आई है। हाँ, लिस्ट आई है और ये लिस्टें अक्सर आती रहती हैं। अच्छा, कौन खुश है कौन ना खुश है, ये दोनों चीजें मैं आपको बता दूं। मैं ना खुशी से जरा आज मैं लिंक्ड हूँ, मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि ना खुश कौन से ममालिक हैं। लेकिन इस रैंकिंग के मुतालिक जो है कहा यह जा रहा है कि जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर हैं उन्होंने स्टीव हैंग उन्होंने तैयार की है ये, और इसके नतीजे जो हैं वो बड़े हैरान कौन है। कई खलीजी ममालिक जो हैं, जापान, आयरलैंड और थाईलैंड जैसे ममालिक से भी आगे निकल गए हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में। और रैंकिंग के मुताबिक स्विट्जरलैंड खुश तरीन मुल्क है, जबकि स्विट्जरलैंड तो खुश होना ही है भाई, जबकि दूसरे नंबर पर कुवैत आता है और इसी तरह मलेशिया 5वें नंबर पर आता है। 4 अरब ममालिक जो हैं वो खुशी के हिसाब से बदतरीन दर्जे पर। ये कौन से हैं भाई? ये है जी यमन, सूडान, लबनान और शाम। इनमें तो खैर हालात और ये हालात ही ऐसे जंगज़दा और सिविल वॉर और ये सारी चीजें यहाँ पर मुकम्मल इंतशार है बिल्कुल। अच्छा, अब इस चार्ट को तरतीब देने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया गया उसमें महंगाई, बेरोजगारी, बैंक की शरह सूद वगैरह, ये सारे जो इंडिकेटर्स जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और बाकी जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड होती है टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमी की, वो सारी शामिल हैं। और उनके बाद उनको देखते हुए, उनको पढ़ने के बाद ये जो लिस्ट है ये मुरतब की गई। तो ये स्विट्जरलैंड कैसा होता है? ये अब आप जाने की कोशिश करें, लेकिन महंगा होता है, मैंने सुना तो ठीक होगा कि स्विट्जरलैंड जो है, अच्छा यूरो चलता होगा ना वहाँ पर। यूरो तो चलता होगा, यूरो भी बहुत महंगा है। मैं अभी गूगल पे यूरो चेक कर ले। लेकिन ये कि स्विट्जरलैंड जो है वो खूबसूरती में भी कमाल है, जो हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है। और गूगल्स भाई साहब हैं, उनके मुताबिक 1 यूरो कन्वर्टेड टू पाकिस्तानी रुपी इज 306.6, तकरीबन डॉलर के आसपास कह लें इसको, तो 300 रुपए के आसपास का सिलसिला है। और सवाल ये है कि गूगल जो है, जिसमें आपने अभी गूगल को अपना भाई डिक्लेयर किया है, गूगल भाई, ये भाई है या आपा है? क्योंकि वो मैप पे तो आंटी बताती हैं, बातचीन करती हैं। हाँ, वो जीपीएस वाली, वो बाजी, जीपीएस वाली, गूगल मैप वाली जो होती है वो बाजी है। मेरा ख्याल है गूगल नाम जो है वो जरा मुझे खवातीन का लग नहीं रहा, तो वो गूगली होगी। अगर खवातीन कराएंगी तो फिर गूगली होगी। गूगलियाँ करवा देती हैं आप, फिर बोल्ड हो जाता है, क्लीन बोल्ड हो जाता है, सामने को खड़ा हुआ बैट्समैन। अच्छा, तो खैर हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे थे। स्विट्जरलैंड से हम दोबारा जो है वो इधर आते हैं, अपने ममालिक की तरफ आते हैं, मशरिक़ वस्ता और मिडिल ईस्ट की तरफ हम चले जाते हैं। और ये जो स्टोरी है, आप देखें, ये स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है बेसिकली हमारी रिवायत, हमारे मज़हब और हमारी टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज। ये इम्तिजाज ऐसे है, एक कतरी मोजिद हैं, उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, कतर के अब्दुर्रहमान सालेह खामिस। ये एक तख्लीकी ज़हन के मालिक हैं। एक बंदे का नाम है? जी 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 बिल्कुल। पता नहीं अवैस कहानी कोई मतलब स्टोरी सुनाने लगते हैं तो मुझे बड़ा सवाल आते हैं जहन में। आप सारे सवाल ना लिख लिया करें, फिर मैं आखिर में एक किताब लिख के आपको जवाब दूंगा। तो ये जो साहब हैं, इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। इनका नाम जो आपको मैंने बताया था क्या था, अब्दुर्रहमान सालेह खामिस। इंतहाई क्रिएटिव शख्स है। उन्होंने एक जायनमाज बनाई है जो कि नमाज की अदायगी के लिए रहनुमाई करती है। स्मार्ट जायनमाज, स्मार्ट प्रेयर मैट जिसको आप कहें। जी जी बिल्कुल। अब जायनमाज में क्या है, एक स्क्रीन लगी हुई है, लाइट सेंसर्स हैं, इसके अलावा स्पीकर्स लगे हुए हैं जो अंग्रेज़ी और अरबी ज़बानों में से 25 से ज़ायद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं। और इस्लाम कबूल करने वालों के लिए ज़ाहिर है ये बहुत कारआमद ईजाद है। उसकी स्क्रीन पर कुरानी आयात भी चलती रहती हैं और उन्होंने अपनी ईजाद का नाम रखा है सजदा। जेनेवा में मुनक़िद, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, जी जेनेवा। तो जेनेवा में मुनक़िदा एक बैनुल-अक़वामी नुमाइश थी, ईजादात की नुमाइश थी। वहाँ पर अब्दुर्रहमान सालेह खामिस ने गोल्ड मेडल जीता है अपनी इस ईजाद की बदौलत। ये देखो कमाल काम किया है ना बंदे ने, ज़बरदस्त काम किया है। ऐसी कमाल ईजाद है उसकी कि ये देखो साइंसी चीज़। बिल्कुल ठीक है जी। अब सही है। बताएं जी आगे क्या है माशरे में। एक और साइंसी चीज़ भी मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि किसी के दिल में उतर जाने का जो तसव्वुर है वो हमारी शायरी में जगह जगह बिखरा पड़ा है। कोई दिल की कोई वो है, कोई शेर आया है जहन में तो सुना दें आप। बस दिल तो बच्चा है जी, दिल के अरमान आंसुओं में बह गई है मेरा ख्याल है आजकल। लेकिन अब जो वर्चुअल रियलिटी है उसके ज़रिए ये भी मुमकिन हो गया है कि आप किसी के दिल में उतर जाएं। और बरतानिया के जो वर्चुअल ही होगा, वो रियल नहीं होगा फिर। हाँ वो वर्चुअल है फिर, बिल्कुल वो वर्चुअल है। और वो किसी के दिल में उतर जाएं, किसी जगह उतर जाएं। अब हुआ ये है कि बरतानिया का जो रेडम स्कूल है उसमें तलबा जो हैं वो हाथियों से लेकर निज़ाम शमसी को समझने के लिए हर चीज़ के लिए वर्चुअल रियलिटी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कि VR हम कहते हैं। और उसके लिए ज़ाहिर है VR ग्लासेस भी इस्तेमाल होती हैं। अब इसी जदीद टेक्निक के ज़रिए दिल के अंदर सफ़र किया जा सकता है। और बायोलॉजी की जो क्लास है उसके तलबा खून के बहाव
हवाओं का नज़ारा देखकर जो है वो समझ सकते हैं कि कैसे हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, कैसे वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है और किस तरह से जो है वो जीती जागती शक्ल में देखा जा सकता है कि भाई कैसे वो धड़कता है। अच्छा, इसके जो वॉल्व हैं उसकी साख्त समझ में आ सकती है। अच्छा, रेडम स्कूल में साइंस, तारीख, आर्ट, जोग्राफ़ी समेत मुख्तलिफ मज़ामीन जो हैं वो पढ़ाने के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। तो इनके यहाँ पे वो ब्लैक बोर्ड नहीं होता? ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता, मेरा चौक से लिखा जाता है, सफ़ेद वाले चौक से टाट पे पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है, जमीन पे बैठने का कोई रिवाज नहीं है। भाई तालीम की दुनिया में जो हो रहा है, और ये तो वैसे बेहतरीन न्यूज़ है। हाँ, टेक्नोलॉजी ये तो बड़ा मतलब मजेदार कि आप हर चीज पहले इमेजिन करते थे, आपको अक्सर समझ भी नहीं आती थी कि भाई ये क्या कह रहे हैं, हाँ, क्या है, अब आप उसको खुद कैसे दुनिया घूमती है, सन के इर्द गिर्द कैसे ये दुनिया घूम रही है, वो आप वर्चुअल रियलिटी में देखेंगे। आपको हल्का सा मेरा ख्याल है मूवमेंट नजर, मैं तो वैसे एक अंदाजा लगा रही हूँ लेकिन समझने में अभी थोड़े दिन में तो टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप जो है वो वर्चुअल रियलिटी पे वीआर ग्लासेस पे देखेंगे, उसी के अंदर आपको पूरा वो नजर आ रहा होगा, आप ऐसा लगेगा आपको हमारे स्टूडियो में बैठे हुए। ये टेक्नोलॉजी थोड़े दिन में मैं कुछ कहता हूँ कि करें इसका, ये बड़ा जल्दी होना चाहिए, लोग वीआर ग्लासेस पे हर चीज़ देखें। अच्छा, आप चूँकि हम साइंस की बात कर रहे हैं तो चीन में कोरोना की ख़तरनाक लहर एक मरतबा फिर आपको मैं बता दूं सर उठा चुकी है। जी, एक हफ्ते में 6 करोड़ से ज़ायद केसेस आने का इम्कान है जी। भारत, नई दिल्ली, ये कोरोना केसेस में अचानक इजाफा हुआ है इन जगहों पर भी, और चीन को आलमी वबा कोरोना वायरस की नई लहर का सामना करना पड़ सकता है। एक हफ्ते में तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद केसेस सामने आने का इम्कान है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक खतरे को भांपा है अमेरिका ने, और अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग का भी अमल शुरू कर दिया है जी। उसका फैसला कर दिया है कि जब हम टेस्टिंग करेंगे, और चीन में कोरोना जो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है XBB, उसकी नई लहर आने का इम्कान है। बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर करेगी ये, और चीन का जो महकमा सेहत है उसके हुक्काम का कहना है कि कोरोना से मुतालिक चीनी हुकूमत की नई पॉलिसी की वजह से लोगों में वबा का डर ख़त्म हो चुका है। और दूसरी जानिब जो आलमी इदारा सेहत है यानी WHO, उसने तमाम ममालिक को ख़बरदार किया है कि वो अगली वबाई बीमारी के लिए भी तैयार हो जाएँ जो कि कोरोना वायरस से ज़्यादा मोहलिक हो सकती है। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड रॉस, उन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि कोविड-19 वबाई बीमारी अब सेहत आम्मा की इमरजेंसी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि शिद्दत में कमी का मतलब ये नहीं है कि अब ये आलमी सेहत को ख़तरा नहीं है। और टेड रॉस साहब जो है उन्होंने जेनीवा में, ये भी जेनीवा में, हम जेनीवा में हो रहा है मेरा ख्याल है, इस पर सोचना पड़ेगा कुछ। जेनीवा में बेसिकली सालाना हेल्थ असेंबली को बताया था कि अब वक्त आ गया है कि हम अगली वबाई बीमारी को रोकने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं, और उन्होंने ख़बरदार किया कि कौमी रियासतें इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और ये कि आलमी वबा जो अगली आलमी वबा है वो दस्तक देने की तैयारी में है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि स्केरी भी, और हमें पहले से उसके लिए काम करना पड़ेगा, प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, वरना बहुत देर हो जाती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करना तमाम कोपहमाओं का एक ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर बहुत ही सख्त जान अफराद को ही नसीब होती है, और अपनी तमाम तर जिसको कहते हैं कि नाजगी के बावजूद कोपहमाई में पाकिस्तानी ख़वातीन भी पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लेती हैं। और ऐसी ही खातून नायला कियानी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया हुआ है, और वो इस चोटी को सर करने वाली दूसरी खातून कोपहमा हैं। और उनसे कबल 2013 में समीना बेग ये कारनामा सर अंजाम दे चुकी हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने नायला कियानी को इस कारनामे पर सितारा इम्तियाज़ देने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसके मुताबिक इसका जो नोटिफिकेशन है बाज़ाब्ता वो भी जारी कर दिया गया, और बड़ा अच्छा इकदाम है ये, जिससे पाकिस्तानी जो ख़वातीन कोपहमा हैं उनकी काफ़ी हौसला अफजाई होगी। नायला कियानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके इस जर्नी के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अपने इस जर्नी के बारे में हमें बताइए, जो आपका सफ़र था स्टार्ट से लेके एंड तक, ये कैसा रहा माउंट एवरेस्ट को सर करने का? बहुत शुक्रिया। माउंट एवरेस्ट एक्चुअली मुझे मुश्किल लगा। मैंने पहले सुना था, मैंने K2 लास्ट ईयर सब किया था, और मुझे बताया गया था कि माउंट एवरेस्ट इजी पहाड़ है, बट इट वाज नॉट इजी। बहुत, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी बिकॉज वो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हम लोग स्प्रिंग में जो माउंटेन्स क्लाइम करते हैं, लेकिन स्प्रिंग में एक्चुअली विंटर ख़त्म नहीं हुआ था नेपाल में। सो वो माउंट एवरेस्ट अप टू 10 डिग्रीज ठंडा था, और मुझे
सर्दी की आदत नहीं है, तो वो मुझे उस -36 टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। रॉकफॉल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा था, अगेन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से रॉकफॉल होता नहीं है माउंट एवरेस्ट पे, तो वो भी था उसका रिस्क। वो एक्चुअली एक दफ़ा तो हंड्रेड्स ऑफ रॉक्स हम पे गिर रहे थे, और उसका समिट पुश भी बहुत लंबा है। अच्छा। तो इट वाज अ डिफिकल्ट माउंटेन, और काफ़ी मुश्किलात आई, बट अल्लाह का शुक्र है आई वाज द फर्स्ट माउंटेनियर नॉन नेपाली जो कि इस दफ़ा इस सीज़न में माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंची। सही है। Great. अच्छा नायला, ये भी बताएं कि हमने तो किताबों में ही माउंट एवरेस्ट को पढ़ा है और वीडियो देखा में ही है देखा और है वीडियो ना। में ही देखा है, असल में है कैसा माउंट एवरेस्ट? नज़ारे कैसे हैं? ऊपर पहुंचकर नज़ारा कैसा है, और नीचे से जब उसकी तरफ देखते हैं तो नज़ारा कैसा है? सो माउंट एवरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट पहाड़ है। बेस कैंप पे होते तो नजर नहीं आता है, क्योंकि वो अच्छा। छुपा है एक और पहाड़ के पीछे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब जाते हैं कैंप 1 से कैंप 2 की तरफ 6000 इश हाइट पे, तब नजर आता है, और बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट एंगल से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम K2 को देखें बेस कैंप से, तो K2 इज अ ब्यूटीफुल पिरामिड माउंटेन। माउंट एवरेस्ट ऐसा नहीं है, तो मतलब बिल्कुल सीधा, ऐसा सीधा नहीं दिखता है वो, आपको आहिस्ता आहिस्ता जाके 6000 पे आपको फिर लेफ्ट साइड पे पीक नजर आएगी। तो ये इट्स अ वेरी डिफरेंट माउंटेन कंपेयर टू सम ऑफ द अदर माउंटेन। मतलब उसको देख के हैबत या डर नहीं लगता है, बिकॉज आपको अच्छा, नजर ही नहीं आता बेस कैंप से। सही। तो ये तो अब हैबत या डर नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि K2 के बारे में तो हम सब यही पढ़ते हैं कि बहुत खतरनाक है। माउंट एवरेस्ट जो है उसको सर करना वो कितना खतरनाक होता है, चैलेंजेस क्या होते हैं, और फिर फीलिंग क्या होती है जब आप पहुंच जाते हैं ऊपर, उसको फाइनली यू आर देयर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? जैसे मैंने पहले बोला, मैंने सुना था माउंट एवरेस्ट इजी माउंटेन है, मुझे बिल्कुल भी इजी नहीं लगा। समिट पुश पे जब जा रहे थे तो आई एक्चुअली पैनिक्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे शायद ऊपर नहीं पहुंच पाऊँ। मतलब ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया था जब मैं गिव अप करना चाह रही थी, लेकिन मुश्किल बहुत लगा था। और इवन जब समिट से बिल्कुल कुछ देर पहले एक्चुअली यू वॉक पास अ डेड बॉडी, तो वो आई हैव सीन इट बिफोर, लेकिन थोड़ा सा डर दिल में पैदा हुआ था। लेकिन इतनी ठंड थी कि बस मैंने, आई थिंक फर्स्ट में इसीलिए थी, मैंने सोचा भाग के ऊपर जाके पहुंच के बस नीचे भागूंगी। लेकिन जब ऊपर पहुंची थी आई वाज वेरी वेरी ऑनर्ड, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट क्लाइंबर फ्रॉम पाकिस्तान एज अ फीमेल जो ऊपर पहुंची थी, तो बहुत ऑनर की बात थी। लेकिन इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। नीचे भागी और नीचे आके फिर वो अचीवमेंट का एहसास हुआ कि आई एक्चुअली सबमिटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है वो बैंकिंग की फील्ड से है, तो बैंकिंग से माउंटेनियरिंग तक या माउंटेन क्लाइंबिंग तक ये सफर कैसा था? एक्चुअली मेरा सारे ही, इफ यू रीड माय प्रोफाइल, पहले इंजीनियर थी, फिर बैंकिंग में, लेकिन उससे पहले आई वाज एन एथलीट। मैंने बॉक्सिंग अपने करियर स्टार्ट करने से पहले ही की थी, तो आई वाज वेरी एडवेंचरस, कंपेटिटिव। तो अचानक से, मैंने कभी प्लान नहीं किया था क्लाइंबिंग करने का, मैं अचानक से ही जब मैंने K2 का ट्रैक किया, K2 देखने गई 5 साल पहले, तो वो अचानक से ही आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लाइंबिंग। ओके, तो आपकी फैमिली का क्या कहना था इस पर? आपके वो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है आपकी इस माउंटेन क्लाइंबिंग पर? और आपने तो वो K2 पे शादी भी की है। सो आई थिंक मेरे हस्बैंड को शुरू से पता था कि मैं एडवेंचरस हूँ, अच्छा। डिफरेंट, मेरी हॉबी शौक डिफरेंट है। लेकिन उनको मनाने में, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स रिस्की स्पोर्ट, मुझे बहुत टाइम लगता है, अप टू 9-10 मंथ्स लग जाते हैं उनको मनाने में। लेकिन इस साल उन्होंने मुझे, बिकॉज ऑफ आई क्लाइम 3 माउंटेन्स, 3 8000 मीटर पीक्स इन 1 मंथ, तो आई एम एक्लाइमेटाइज्ड, तो उनकी तरफ से थोड़ी सी छुट्टी, खुली छुट्टी है कि अब अच्छा। अगर कुछ और करना है तो इस साल कर लो, बिकॉज हर साल इतनी खुली छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली हस्बैंड तो एक तरफ, बट देन पेरेंट्स अगेन, जो मतलब माई मदर इन लॉ, वो तो बोलते हैं बस कर दो, अब हो गया, बस हो गया। लेकिन मैन इन द फैमिली दे वेरी वेरी सपोर्टिव। वो स्पेशली जब एक्सपीडिशन स्टार्ट होता है तो कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे डिस्करेज
हूँ मैं। सही है, कोई डिस्करेजमेंट वाली बात नहीं करता। अच्छा ये बताएं कि जब हम K2 की बात करते हैं तो K2 के बारे में बड़ा चैलेंज जिसको समझा जाता है वो है उनका बॉटल नेक, और वहीं पर जो है कहा यह जाता है कि अली सतपारा साहब को भी बॉटल नेक में ही फंसने के बाद जो है उनको फिर दोबारा ढूंढा नहीं जा सका। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो एक तरह से कहेंगे कि बड़ा चैलेंज है इसको सर करने वालों के लिए? माउंट एवरेस्ट का कैंप 2 से कैंप 3 बेसिकली 6,300 से लेके 7,300 मीटर्स के बीच में जो एक आइस वॉल है वहाँ से हम जाते हैं। यूजुअली इट्स एन इजी, मतलब इजी तो नहीं, मतलब इतनी चैलेंजिंग नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा रॉकफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था। K2 पे भी लास्ट ईयर जब मैं थी रॉकफॉल था, बहुत डेंजरस था, लेकिन एवरेस्ट पे K2 पे एक दो करके रॉक्स गिरते थे, लेकिन इस दफ़ा hundreds ऑफ रॉक्स हमारे ऊपर आ रहे थे। मतलब वी वर जस्ट जंपिंग लेफ्ट राइट अप डाउन, constantly dodge कर रहे थे, and it's very hard to do that at that height। तो वो again like I said usually वो रिस्क नहीं होता है, लेकिन climate changes की वजह से ये इस दफ़ा फर्स्ट टाइम शेरपास बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम एवरेस्ट पे हुआ। अच्छा। वो एक चैलेंजिंग पार्ट है। उसके अलावा जब आप 8,000 प्लस ऊपर जाते हैं तो वो हाइट बेसिकली एवरेस्ट की हाइट 8,800 प्लस है। तो वो जो 800 मीटर्स हैं वो डेथ जोन है। अगेन वो किसी भी 8,000 मीटर पहाड़ पे रिस्क होता है, बट बिकॉज एवरेस्ट पे थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए है बिकॉज इट्स क्वाइट लॉन्ग, और उस डेथ जोन में 800 मीटर्स में कितना भी टाइम गुजारना बहुत डेंजरस होता है वो। और बिल्कुल समिट से नीचे एक हिस्सा है, हिलरी स्टेप्स कहलाता है, वो रॉक एंड आइस है, बहुत स्टीप है, मतलब इट्स अ टेक्निकल सेक्शन और स्टीप है। उसमें थोड़ी सी भी आप गलती हो जाए, आपका सेफ्टी लगी नहीं हो तो आप नीचे गिर सकते हैं। अच्छा। तो इस दफा एवरेस्ट पे भी 11 प्लस कैजुअलिटीज हुई हैं। अच्छा। सो इट आई वुड से, लोग बोलते हैं इट्स एन इजी माउंटेन, आई वुड से इट्स नॉट। अच्छा, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर कोई शख्स माउंटेनियर बनना चाहे तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो माउंटेनियर आपकी तरह अगर सक्सेसफुल होना चाहे तो क्या करे वो? आई थिंक मेरे उस्ताद अली रजा सतपारा जिनकी लास्ट ईयर डेथ जी, किसी ने पूछा था तो वो बोलते थे फर्स्ट थिंग इज हौसला होना चाहिए, एंड आई वुड ट्रांसलेट दैट इनटू मेंटल स्ट्रेंथ टू, क्योंकि मैं फिजिकली आई एम फिट, आई एम एवरेज फिट बट आई एम नॉट सुपर फिट। तो मैं यूजुअली अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, जब जीरो मेरी स्ट्रेंथ हो जाए फिजिकल, तो आई यूज माई मेंटल स्ट्रेंथ टू गो अहेड। सो सबसे ज़्यादा तो मेंटल स्ट्रेंथ, हौसला, बट ऑल्सो ऑब्वियसली इसके साथ साथ स्किल्स होनी चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग की, आइस क्लाइंबिंग की, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो यूज़ करके देन यू कैन डिसाइड कि आपको कितना ऊंचा पहाड़ आपको सबमिट करना है, एंड देन यू फाइंड द राइट पीपल, राइट टीम टू गो विद। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, स्टेप बाय स्टेप इस तरह आप माउंटेनियरिंग को फॉलो कर सकते हैं। ज़रूर, सही। और आपके अब अगले टारगेट्स क्या हैं? अगला इंशाल्लाह नागा पर्वत एंड ब्रॉड पीक, ये दो 8,000 मीटर प्लस पीक्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, और मेरी ये दो रह गई हैं। वंस दीज आर डन मेरी पाकिस्तान की 5 कंप्लीट हो जाएंगी, एंड ओवरऑल इंशाल्लाह 8 आउट ऑफ 14 पीक्स। क्या बात है, जबरदस्त। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। न्याला कियानी हमारे साथ मौजूद थी जी। ये देखें, बैंकर भी और इंजीनियर भी, क्लाइंबर भी, मेरा ख्याल है इन्होंने कहा कमाल चीज़ें हैं, कमाल काम किए हैं। ये है जी पाकिस्तानी ख़वातीन, ज़बरदस्त। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। डॉक्टर सारा मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बताएंगी कि गर्मियों में कौन से फल इस्तेमाल करने चाहिए और उनका फ़ायदा क्या होता है। जो अल्लाह मियां ने पैदा किए हैं वैसे तो वही फल इस्तेमाल करने चाहिए। अब सर्दियों वाला तो नहीं आ सकता ना। वैसे नाज़रीन, ये बात आपने साइंसी बात की है शिफा ने, लेकिन मेरा सवाल ये है डॉक्टर सारा, अस्सलाम वालेकुम। आप आई, बड़ा अच्छा लगा हमें, थैंक यू सो मच। लेकिन बगैर फलों के आप आई हैं। अगली दफ़ा आप आए तो ये जो टेबल आपके सामने है इस पर फल होने चाहिए, ताकि आप हमें क्या पता फल क्या होता है जी, हमें क्या पता कौन सा फल। आप तरबूज अगर आप कहेंगे हमारे वो कैसा लगता है? में फल सा आ रहा होगा।
तो हमें बताएं, कुछ गाइड करें कि भाई ये गर्मियों के जी। खास फल कौन से हैं और उनके फवाइद क्या हैं। अच्छा, हमारे गर्मियों में आजकल तो बहुत ज़्यादा वाटरमेलन आया हुआ है, तरबूज आया हुआ है, खरबूज है हमारे पास, खरबूजा खरबूज नहीं हाँ जी। होता, तरबूज और खरबूजा। तरबूज और खरबूजा आया हुआ है, साथ में हमारी चेरीज भी आए हुए हैं, मैंगो हाँ। इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि जिनके डिफरेंट फ़वायदे, इसीलिए मैं जब भी बात करती हूँ फ्रूट्स की तो मैं कहती हूँ एक वैरायटी रखा करें, ठीक है। एक वैरायटी जब आप रखते हैं तो उसमें हर मुख्तलिफ फ्रूट की आपकी हर मुख्तलिफ काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट जाता है बॉडी के अंदर और वो मुख्तलिफ काइंड ऑफ रिएक्ट करके ना आपकी बॉडी में फ़ायदे पहुँचाता है आपको। जैसे अगर हम मैंगो की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करती है। अच्छा। लड़कियाँ ये सुन के बड़ी खुश हो जाएंगी। अब जितना मैं भी पहली दफा सुन लड़के रही भी हूँ। खुश हो सकते हैं इसमें, क्या लड़कों को क्या एज ज़्यादा चाहिए? तो वो मैंगो खाने से ये होता है कि आप ज़्यादा उम्र तक जवान रहते हो। हाँ। अगर आप मैंगो का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो करें। कुछ लोग कहते हैं कि मैंगो खाने से मोटापा आ जाता है या इस तरह आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी एक मिथ है, लोगों ने बनाई हुई है। शुगर लेकिन जो- बहुत है, हाँ, जी, बिल्कुल, डायबिटीज वालों उनके को जरा लिए। एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो अगर खाना चाह रहे हैं तो दे कैन ऑब्वियसली ठीक है, टेक चलो। इट। तो वो प्री मेच्योर एजिंग जवानी लाता है आम। बिल्कुल। चलो, और जो हमारे पास खरबूजा वाला। जो हमारे पास है वो जो है ना हमारे डायबिटीज़ को प्रिवेंट करती है। यानी कि हमारे शुगर का, अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो वो अगर खरबूजे का इस्तेमाल करें तो उससे बहुत हद तक उनके डायबिटीज़ प्रिवेंट हो तो वो सकती भी है। मीठा होता है तो उसमें शुगर की नहीं, प्रिवेंशन लेकिन कैसे है? उसके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स और ऐसे पोलीफिनोल्स है जो कि मतलब कि केमिकल कंपोनेंट्स हैं ना, जो कि आपके शुगर को प्रिवेंट करती हैं, क्या वो है आपको उसमें ऐसे? ट्रिगर क्या नहीं है? होने देती। Polyphenols। फाइटोकेमिकल्स, पोलीफिनोल्स, ये केमिकल्स हैं बेसिकली। अब आप उसमें कहें कुछ ऐसा है, कुछ उसमें ऐसा मुझे- है उसमें जो कुछ है जो आपके- सही कर देगा बस। लेकिन आप बता ही रहे हैं क्या क्या है, क्या क्या है। लोग जो सुन रहे हैं जाहिल वो आदमी नहीं तुम्हें क्या पता, बस कुछ है ऐसे। दूसरा इस तरह जो हमारा तरबूज है यानी कि वाटरमेलन है, वो हमारे जो हीट स्ट्रोक है उससे बचाती है। और दूसरा ये कि हमारे उसके 92% वाटर है उसका, ठीक है। तो वो अगर आप लेते हैं तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी आपका आ जाता है, क्योंकि जो हमारे स्वेटिंग से सॉल्ट्स वगैरह हमारी बॉडी से निकले होते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ज़रूरी होता है। तो हमें सादा पानी के बजाय वाटरमेलन खा लें आप, तो उससे वाटरमेलन आपको मीठा नहीं निकलता, ये बड़ा वाटरमेलन पे मसला है। लेकिन ऊपर पानी ना पिएगा, हाँ, उसके बाद फिर watermelon। हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मुझे तो नहीं पता ये क्या पेट है। खराब हो अच्छा, जाएगा। नहीं, normally तो ये मेरे कहा साथ जाता है। स्टमक अपसेट आपके होता साथ कभी भी नहीं हुआ? अगर normally आपने कहा जाता है। वाटरमेलन खाया है, तरबूज खाया है और उसके बाद आपने पानी कहते हैं हैजा हो जाता है। अच्छा, नहीं मैंने कभी सुना भी नहीं है, मैंने पर्सनली भी जब नहीं मेडिकल experience साइंस किया। हो सकता है, डॉक्टर फिर क्या ये फिर हो सकता है ये कि लेकिन ये myth हो, हमारे- myth भी हो हमारे और इतने- कहीं कहीं कोइंसिडेंटली हाँ, इस किस्म का लेकिन मामला हमारे किसी के साथ हो कल्चर जाए। में और हमारे इस तरह के सोसाइटी में मतलब कि ये इस तरह की सुपरस्टिशियसनेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इस तरह की जो मिथ्स भी हैं खाने से रिलेटेड, कुछ टोटके भी हैं जो कि इस तरह चलो के अगली बहुत दफा ज़्यादा कुछ हैं। हुआ तो मैं जी। मछली दूध वाला सिस्टम बड़ा चलता है। जी। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे में हैं? देंगे डॉक्टर साहब अभी मोहम्मद नवीद बिहाड़ी से। नवीद साहब हैं जी, बात करना चाह रहे हैं, सवाल करेंगे जी नवीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर सिद्रा मुस्तफा से सवाल है कि शुगर के मरीजों के लिए कौन सा ऐसा फल है जो ज़्यादा मुफीद रहेगा? शुगर के मरीजों के लिए जी, कौन सा आप फल? शुगर के मरीजों के लिए आप सेब खा सकते हैं, सेब मीडियम, और उसमें जो फाइबर वाला हो, एक ग्रीन आता है एक रेड आता है, राइट। जो वो रेड वाला होता है जिसमें आपका फाइबर ज़्यादा होता है, जिसमें जिसको फोगा कहते हैं उर्दू जी में। बिल्कुल। बिल्कुल ही तो वो फोगा। जी, तो वो मीडियम आप एप्पल ले सकते हैं। अच्छा। आप जो है ना केला और इस तरह की मीठी जो आपको फील हो रहा है कि वो खाते भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, वो वाली फ्रूट अवॉइड करें। तो सेब हम खाते भी हैं तो उतना उसका वो नहीं होता जो कि फाइबर फिल्ड वाला है। दूसरा ये कि जिससे मैंने बात किया, खरबूजा दे सकते हैं, और खरबूजा भी आप हाफ कप जो है ना नाप के दिया करें। और बाकी अगर कोई फ्रूट उनको खाना है, और मतलब कि शुगर पेशेंट्स अब ऑब्वियसली फ्रूट तो खाना चाहिए और दिल भी परहेज करता है करके खाने का करें जी तरीके से। तो अगर दिल कर रहा है तो आप फ्रूट लें बेशक, लेकिन हाफ कप नाप के अगर आप लेंगे तो शुगर पेशेंट को इंशाल्लाह इस तरह के कोई कुछ होगा। जामुन ठीक है, भी बाकी- कहते हैं वो शुगर में जरा फायदेमंद होता है, क्या ऐसा है? कौन सी? जामुन। जामन बहुत जी बिल्कुल, इसके अंदर ऐसे काइंड ऑफ पोलीफिनोल्स और वही फाइटोकेमिकल्स दोबारा वही ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि जामन के अंदर ये पर्पल कलर जो है ना, ये आता ही उस फाइटोकेमिकल से है जो कि इसको अच्छा। कलर दे रही है। सही तो है। वो कलरफुल जो डार्क कलर के हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बॉडी के अंदर, जो बिल्कुल डार्क कलर के हमारे पास आ जाते हैं। जामन की आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे खून के अंदर बहुत ज़्यादा इसका बड़ा जो है ना फ़ायदा पहुँचाती है। खून जो हमें
पंपिंग में और काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़, एंटी इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। पंपिंग बेहतर करते हैं, यानी कि 2 जामुन खाएं अचानक से पंपिंग ज़्यादा अंदर आपके जो है वो होना और शुरू हो बाकी जाए। फ्रूट्स, बाकी जो है फालसे आजकल जो है वो आए हुए, उनका कोई फायदा? गर्मियों के फ्रूट्स पे बात जी, करें। हाँ। फालसा ये है कि अगर आप फालसे का जूस ले लें ना, मतलब कि उसको आप ग्राइंड कर लें थोड़ा सा पानी में डाल के या भिगो के उसको ग्राइंड करें, तो वो आपकी हाइट बढ़ाती है। हैं? जी, क्या बात तो कर रही हैं आप? फालसा क्या बात कर रही हैं? मतलब कि अगर आप टीनेज में हैं अपने या बच्चे हैं यंग, ठीक है, उनको उनको ज़्यादा फालसा चाहिए, growing age। जी ग्रोइंग एज अगर आपकी है तो आप फालसे का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उनकी ग्रोथ बढ़ती है फालसे से। अच्छा। जी, तो सच ये बोल रही हैं आप? जी सही जी तो ये मेरी मामा भी मुझे करती थी, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तो फिर जो है वो नहीं, लेकिन मेरी ग्रोइंग एज से मैं निकल चुकी थी, तब उनको ये जो है ना एहसास हुआ। अच्छा। लेकिन ये है कि कुछ हद तक आपके जो है ना ग्रोथ भी काफी ज्यादा वो हो सकती है, बेहतर हो सकती है। फालसा। ठीक है, चलो, बाकी बिल्कुल। बाकी कौन से बाकी fruits हैं हमारे जी पास गर्मियों के? चेरीज आ जाती हैं। और एक मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप किसी फ्रूट का जूस बना सकते हैं ग्राइंड करके, तो उसमें जिंजर ऐड कर ले। जिस तरह वाटरमेलन अगर कोई इस तरह नहीं खाना चाह रहा, उसकी जो है ना जूस बनाना चाह रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब कि अपनी हाफ जो है ना फिंगर को लेके उसको जिंजर को काट के उसके जूस के अंदर डालें और ग्राइंड कर लें। तो इससे ये होगा कि आपकी इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, वो कम होगी, और जिंजर से आपके बॉडी पेन्स कम होंगे, और ब्लड थिनिंग है वो। ब्लड थिनिंग का मतलब ये कि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी, और ये सारी पेन रिलीफ काइंड ऑफ ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जिंजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेकिन ये है। ध्यान से कीजिएगा, वो लोग जिनको कि ऑलरेडी जो थिनर्स पे हैं, जी। ये ना हो कि कोई कट वट लग जाए तो फिर डॉक्टर साहिबा विल बी इन ट्रबल जी, फॉर दिस। तो ब्लड ये थिनर्स आप- ऑलरेडी यूज़ करें, जिस तरह के लुप्रिन भी यूज़ करें, CVDs जिनको है, या इस तरह के हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो वो लोग थोड़ा एहतियात करें, उनको नहीं जिंजर इस तरह सूट करेगा। अदरवाइज लेकिन- आप कर सकते हैं जी, if you are perfectly healthy, जी, कोई अदरवाइज issue नहीं है जी, इफ़ यू आर हेल्दी और एंड इफ़ यू हैव लाइक जॉइंट पेन या इस तरह की आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो तब आप चेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स और काइंड ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जिंजर टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। फ्रूट्स की तो हम बात करें, लेकिन जिंजर का कावा अगर आप दिन में 1 कप ले लेते हैं, और किसी को जिस तरह बॉडी एक्स हो रही है या जोड़ों में दर्द हो रहा है या इस तरह की कोई, तो उसमें लेमन स्क्वीज़ करें और जिंजर का कावा बना के वो पिया करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा मसल रिलैक्स हो जाता है, जोड़ों का पेन कम हो जाता है, बॉडी में कहीं भी पेन हो तो वो हो जाती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, काइंड ऑफ स्वेलिंग भी कम करती है आपके बॉडी के अंदर। तो सही। जूस पीना ज़्यादा बेहतर है या आप फल को वैसे ही खा लें नहीं, नेचुरल फल आप वैसे ही खाएं तो वो ज़्यादा मुफीद है। इसकी वजह यह है कि जब आप फल वैसे ही खा रहे होते हैं तो उसमें आपका छिलका भी, जो फ्रूट जिनका आता है वो भी आ जाता है, और जब आप खाते हैं तो उसमें फाइबर आपको मिल रहा होता है। जब जूस निकलता है तो पीछे उसका वेस्ट, जिस तरह वो बच जाता है, मेरा ख्याल है ग्लूकोज ही रह जाता है, हाँ, और पीछे कुछ ग्लूकोज नहीं रह होता। जाता है और फाइबर निकल आता है, तो उसमें कोई मतलब आपके ब्लड शुगर स्पाइक कर जाएगी उससे, लेकिन आपका वो फाइबर या वो सारी चीज़ें जो आपके इंटेस्टाइन्स के लिए, मैदे के लिए चाहिए, वो नहीं आपको मिलेंगी। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि whole fruit खाएं। को उसकी नेचुरल फॉर्म में खाएं, और मद्देनजर रखते हुए खाएं कि आपकी सेहत के मामला क्या हैं, मगर फ्रूट वाकई फ़ायदेमंद चीज़ है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब ज़रा कुछ गपशप लगाएंगे हम आपसे, और बात होगी शायरी की। बात शायरी की होगी। आप हमें कॉल करेंगे और मुकाबला होगा बुनियादी तौर पर। मुकाबला क्या है कि आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको बताएंगे एक शेर, और उस शेर को मुकम्मल करना होगा आपने, यानी कि गैस द मिसरा, कंप्लीट द मिसरा, जो हमारे खाली जगह पुर करें, खाली जगह पुर करें, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको आप कहते हैं। जी। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर नंबर प्लीज़ चला दीजिए, ताकि नंबर लोगों को पता लग जाए और लोग हमें कॉल करना शुरू करें। जब वो कॉल करेंगे तो हमसे बात करेंगे, पहले सलाम दुआ होगी, खैर खैरियत पूछी जाएगी, और कॉल करने से पहले ये बात प्लीज़ मेक श्योर कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ बंद है, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे होंगे। तो जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो आपको टेलीविज़न की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो स्क्रीन पर आपके आ जाना चाहिए, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो अल्लाह मालिक जी, मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल कीजिए और बताइए कि आप किस कदर शायराना मिजाज रखते हैं। अच्छा। किस कदर आप परेशान क्यों, पूछने लगे कि आप किस कदर परेशान है। मैंने कहा ठीक है जी। तो प्लीज़ ज़रा नंबर हमारी टीम अगर चला देगी तो अच्छा हो जाएगा। नाजरीन, मेरी टीम, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, अगर मेरी आवाज़ आ रही है
जी नंबर नहीं आ रहा नाजरीन स्क्रीन पर, अभी आ रहा है, अभी आएगा फौरन आएगा, ये आएगा, फौरन से पहले ये आ गया। शाबाश, जिसने भी नंबर चलाया उसको 10 नंबर मिलेंगे। 28905992 जी 28905992। तो आप नंबर चलाइए, नंबर स्क्रीन पर आ गया है। कॉल कीजिए आप। वैसे तो गालिब की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन गालिब के अलावा भी बहुत सारे अजीम शोरा है। हम कोई भी आपसे शेर पूछ सकते हैं और आपसे जवाब तलब करेंगे। बताइए, पक्की तैयारी करके आइएगा। तैयारी तो खैर उन लोगों की होती है जो कि शायरी में ज़रा जिनकी दिलचस्पी होती है, तो वो तो आप उनके सामने एक मिसरा पेश करें और वो आपके सामने पूरा दीवान पेश कर देते हैं, ऐसे लोग होते हैं वो। तो जो लोग शायरी में इंटरेस्टेड हैं लगाएं जी। ऐसा करते हैं, पहला शेर ज़रा स्क्रीन पे लगाएं और फिर जो पूछता है वो कॉल करता जाए। लगाएं भाई, पहला शेर क्या है जी, कौन सा शेर है, अपनी स्क्रीन पर लगाएंगे और उसके बाद हम आपके सामने इसका सवाल रखेंगे। लाएं जी, लाएं, पूजिए, बूझ द मिसरे को मुकम्मल कीजिए। ये है जी सबसे पहला शेर जो आपके सामने स्क्रीन पर। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में डैश। मुकम्मल करना है आपने। मिर्ज़ा गालिब का ये बड़ा मशहूर शेर है, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में डैश 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 डैश। तो बताइए जी, अगर आपके पास इसका जवाब है और आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, तो कॉल्स ले लीजिए प्लीज़, ताकि हम बात कर सकें आपसे और बात करने के बाद आपकी शेरी जहानत का इम्तिहान ले सकें। हैं जी हमारे पास कॉलर्स की कोई आमद, कोई जामद। अच्छा कनेक्ट हो रहा है, अभी ऑडियो कनेक्ट हो रही है, अभी चेकिंग हो रही है, चेक करने के बाद लाएंगे ज़ाहिर है। और आपको मैं याद दिला दूँ, सबसे अहम चीज़, प्लीज़ अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद रखिएगा, अपनी आवाज़ को बाद में सोशल मीडिया पर आराम से सुनिएगा। लोगों को अपनी आवाज़ सुनने का भी शौक होता है, या लोगों को एक वो होता है ना, कनेक्शन डेवलप हो रहा है या पता नहीं कनेक्शन हो गया या नहीं हुआ है, पता नहीं ये मेरी कॉल इसी शो पे मिली है, बोलेंगे ये जवाब देंगे, बात करेंगे या नहीं, किसी और शो पे तो नहीं मिल गई। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, या किसी और को तो नहीं मिल गई। अक्सर आगे से प्रैंक भी शुरू हो जाते हैं, वो कहें मैंने इस टेलीविजन शो पे फोन किया है, तो वो आगे कहेंगे हाँ बताएं मैं होस्ट बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की भी प्रैंक्स हो जाते हैं कभी कभी, रॉन्ग नंबर को भी आप यही कह देते हैं। तो उन्होंने मेक श्योर करना होता है कि दे आर कॉलिंग द राइट फॉरम। फरीदा साहिबा जी, फरीदा साहिबा आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अच्छा जी, फरीदा साहिबा शायरी पढ़ती हैं आप? जी वाह वाह, जी। तो आपने देख लिया सवाल, हमारा सवाल स्क्रीन पे दोबारा लाया जाए, और सवाल है कि मिर्जा गालिब का बड़ा मशहूर शेर है, और वो शेर क्या है? सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, हाँ, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। भाई वाह, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, भाई वाह। फरीदा साहिबा एक बात तो बताएं, सच हाँ सच गूगल तो नहीं किया था? नहीं। अच्छा, ये तो बड़ा मशहूर शेर है। अच्छा, अगला शेर अगर हम आपसे ही पूछे ना, तो अभी आपकी जहानत का इम्तिहान हो जाएगा, ठीक है? पता लग जाएगा कि आप शायरी में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। अगला दिखाएं। अगली जो स्लाइड है वो भी स्क्रीन पर लगाई जाए, और अगली स्लाइड पे जो शेर है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो है, गालिब का ही शेर पूछते हैं, चले ठीक है? वो है कि जी, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? तो फिर लहू क्या है? वाह भाई, वाह। न टपका तो फिर लहू। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो लहू तो फिर लहू क्या है? भाई वाह, जबरदस्त। फरीदा साहिबा, आप भरपूर तवज्जो से शायरी सुनती भी हैं, पढ़ती भी हैं, और आप दिलचस्पी भी उसमें भरपूर रखती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरीदा साहिबा थी ये मुल्तान से। सरदार अवैस साहब हैं मानसेरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कौन है आपका पसंदीदा शायर? सर पसंदीदा शायर तो मेरे फैज साहब हैं। अच्छा, फैज साहब हैं, क्या बात है। चले, फैज साहब की तो नहीं, हम आपसे फराज साहब का एक शेर पूछ लेते हैं। चले, शेर है जी शेर सुनिएगा और मुकम्मल कीजिएगा। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह आगे। जी बताएं। अब आपने बताना है सर, आपकी गेम है। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरे भाई आपको? हेलो नहीं भाई, हेलो कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में, उनको कुछ गड़बड़ हो गई है। अब के हम बिछड़े हो गया उनके साथ, बिछड़ ही गए वैसे जो थे हमारे कॉलर, बिछड़ गए हमसे। लेकिन खैर, अगले कॉलर है हमारे साथ, तो बताइए।
जी। अगली कॉल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब के हम बिछड़े लाइन तो डिस्कनेक्ट शायद अब के हम बिछड़े तो ख्वाबों- शायद कभी ख्वाबों में मिले, ये एक मिसरा है असल में। हाँ। वो लिखने वाले ने भी जरा हमारे लिखने वाले का किसी किस्म का कोई शायरी ताल्लुक से नहीं है ताल्लुक नहीं, शायरों कोई बात शायरी नहीं, से। हर आदमी का शायरी से और ताल्लुक नहीं होता है। उर्दू में यकीनन ये स्कूल में दो पास हुए होंगे। दफा अच्छे मैंने नंबर तो से। देखो कुछ नहीं कहा, पास फेल का 2 दफा इन्होंने उर्दू पढ़ी होगी एक क्लास में। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह आप बताएं आपको आता है मुझे मेरे जहन में एक्चुअली वो कंफ्यूजन चल पड़ा। क्या क्या बताएं वो बताएं ये होता है कि एक शेर का दूसरे से मिल रहा है, दूसरे शेर का पहले से मिल रहा है, खामखा मेरे रदीफ काफी दाएं बाएं हो गए। हालांकि है ये बड़े मशहूर सारे शेर। और चौधरी परवेज साहब तो हैं, ये उनकी तो इलाही नहीं है। गिरफ्तारी का चक्कर चल रहा था। चौधरी परवेज इलाही नहीं है, वैसे चौधरी परवेज साहब हैं। अस्सलाम चौधरी वालेकुम परवेज साहब, चौधरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी, चौधरी आपका साहब। पूरा नाम क्या है? अगर इलाही नहीं लगा हुआ तो दूसरा क्या है लफ्ज? परवेज अली जट जी सिंध अच्छा हूँ, सिंधी बोल दो। साईं बात है, छा है कमाल। ताजो खैर आए फैसलाबाद में हूँ, सिंधी बोल दे, मैं सिंध का हूँ। साईं जी, छा हाल है ताजो सिंधी मां ॻाल्हायां तुमा हाँ जी साईं, भले ॻाल्हायो सिंधी में। साईं अरे, शायरी हाँ साईं, शायरी सिंधी में में शायरी ॿुधाए छॾंदा। ना सिंधी में ना साईं उर्दू शायरी आज उर्दू शायरी जो ॾींहुं आहे त अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह डैश 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 डैश। ये शेर मुकम्मल कीजिए। हम साईं कोट मिठन के बाबा फरीद का शेर सुनाएंगे। अच्छा शेर सुनाएंगे आप? चले आप चलें सुना चलें दें। सुनाए शेर सुनाए। हाँ जी। सुनाए जी। उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा पत्थर जिन्हां दे सावे, आहा थोड़ियां गलियां लम्मियां घटियां असां को वेड़ा खावण आवे, आहा। अखे गुलाम फरीद उथे की वसणा जिते यार नजर न आवे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही आला, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा जबरदस्त शुक्रिया। आपने देखे। पाकिस्तान शायरी से में शगफ है इनका। जितनी भी और- ज़बानें हैं उन सबकी शायरी बड़ी बहुत ही खूबसूरत शायरी, और बिल्कुल। ज़ाहिर है अगर आपको वो ज़बान समझ ना भी आए तो आप उसका तर्जुमा पढ़ें, आपको उनके ख्यालात का जो एक यूं कहिए कि जो डेप्थ है, रिचनेस है, नजर वो आएगी। नज़र आएगी। बिल्कुल। और कौन है जी अगले कॉलर हमारे साथ? बताएं जी, नाम बताएं और उसके बाद हम शेर उनके सामने लेकर आएंगे। आप बताएं आप कौन सा शेर बता रही थी? डॉक्टर शफकत हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ वालेकुम जी। अस्सलाम। तो अच्छा। अब शेर शेरों से है आपका लगाओ, शायरी से? जी हाँ है लगाओ। चलें तो बस फिर आपको सुनाते हैं, हम बताते हैं कि कौन सा है और उसको आपने खाली जगह पुर करनी है उसकी। दिखाएं खाली दिखाएं जगह पुर जी। करें। खाली जगह पुर करने के लिए शेर जो हमने अभी रखा हुआ है वो था, अब के हम बिछड़े तो कभी ख्वाबों में- शायद कभी शायद ख्वाबों में ख्वाबों मिले, जिस तरह डैश 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 जिस डैश। तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आए हाय, ये क्या बात, शिफा आपको नहीं याद आ रहा था ये? जबरदस्त। अगला भी कोई शेर इन्हीं से पूछ लेते हैं हम। बिल्कुल। अगला शेर, अगला शेर चलाएं जी, अगला कौन सा है शेर हमारे लाते हैं पास? जी हम। और अगला शेर हमारे पास जो है वो है हाँ, डैश 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 डैश। पहला मिसरा मुका आपने बताना है और अगला मिसरा है लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये जानिब मंजिल अकेला ही चला था आए मगर हाय, भाई वाह वाह वाह, क्या बात, लोग लोग मिलते गए कारवां बनता गया। क्या बात है जबरदस्त, डॉक्टर क्या साहब, छा गए आप। जबरदस्त जबरदस्त जी। वाकई जी बिल्कुल छा बिल्कुल, गए। बिल्कुल हमारे सर, पास हमारे यहाँ तो- करोड़ों रुपए के इनाम होते तो आपको दे देते। थैंक यू जी डॉक्टर सर, शफकत साहब हमारे साथ आपने कॉल मौजूद थे। अटेंड कर ली, वही हमारे लिए इनाम है। नहीं सर, आपने कॉल कर ली हमारे लिए तो ये असल नाम है। इनाम तो ये है जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ जाएंगे। अगले कॉलर कौन है? बिल्कुल, और अगला शेर लगा दें। मोहम्मद मोहम्मद जाहिद साहब हैं जी, पतोकी से। पतोकी से। और मोहम्मद जाहिद साहब अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बहुत ही- मेरे। बहुत ही डैश, आसान। डैश 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 डैश। आगे 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 ही तो सुनाना है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाँ आगे आगे निकले बहुत निकले मरे। सर लेकिन- आप जो है आप स्क्रीन ना पढ़ें, स्क्रीन पे तो ये जो उर्दू का हशर नशर निकला हुआ है इस पे तो आज मैं भी बड़ी हर शर्मिंदा हूँ ख्वाहिश वैसे। ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत ही अरमा कम निकले, इस तरह का। ऐसे ही कुछ बिल्कुल, था, ऐसा ही कुछ बहुत था, निकले बिल्कुल। मेरे मेरे अरमान, मगर फिर भी कम फिर निकले। भी कम निकले। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, शेर व शायरी वगैरह हमने कर ली और आपसे बात करने का मूड हो रहा था तो हम कोई टॉपिक ले आते हैं जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल्स करें और इस तरीके से हमारी और आपकी गुफ्तगू होती जाए। थैंक यू जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे
वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं फ्रॉड और फ्रॉडस्टर्स की, और उनकी जो काविशें हैं लोगों को लूटने की, वो भरपूर जारी और सारी हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फ़ोन कॉल के ज़रिए फ्रॉड के वाक़यात बढ़ रहे हैं, और फ्रॉड करने वाले इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए नित नए तरीके जो है वो ईजाद कर लेते हैं। अब हाल ही में एक नया तरीका जो है वो सामने आया है जिसे सिम स्वैप फ्रॉड कहा जा रहा है, और इसमें कॉल करने वाला कोई जवाज़ गढ़कर आपको एक बटन प्रेस करने का कहता है, और इस बटन के दबाते ही आपका मोबाइल हैक हो जाता है। फिर वो आपके मोबाइल के अंदर घुस के आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो सारा अखज़ कर लेता है। एक तरह से उसके सारे जो भी कोड्स वगैरह हैं वो सारे अपने पास हासिल कर लेता है, और फिर आपका करता है वो बैंक अकाउंट खाली। अब ये किस तरह से होता है, इसमें क्या तरीक़ाकार है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन है जो वो कॉल करके पूछते हैं, इस पर हम बात करेंगे, और इससे बचना कैसे है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA के। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्लीज़ बताइए कि ये जो मामला है सिम स्वैप का, ये क्या होता है और कैसे इसके ज़रिए फ्रॉड होता है? देखिए, फ्रॉड के तो बहुत सारे ये नए से नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसमें ये होता है कि 2-3 तरह से ये करते हैं कि आपको कॉल करते हैं और आपको आपका नंबर जो होता है इस पे सुई करते हैं, क्या इसको एक टर्म यूज़ होती है कि सिम क्लोनिंग भी यूज़ की जाती है, कि किसी की भी सिम जो है वो वही सेम नंबर जो है वो उसको क्लोन कर लिया जाता है, और दूसरा स्पूफ भी कर लेते हैं कि कॉलर आईडी स्पूफिंग, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए कॉलर आईडी स्पूफिंग यूज़ करते हैं कि किसी का भी नंबर जो यूज़ करके बैंक से डाटा लेना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेना है, वो ले लिया जाता है। या आजकल जो तरीकाकार है वो ये है कि जो यूज़र होता है बेसिकली यूज़र से ही डाटा ले लिया जाता है, उसी को कॉल करते हैं और उसी का बैंक की डिटेल सिंपली, जैसे कि किसी के नाम है, उसका फादर नेम है, उसका CNIC है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, सिस्टम में इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि जहाँ से वो लोग जो है वो डाटा ले लेते हैं। जैसे वेरेसिस है, वेरेसिस जो है वो ये जो आपका इजी पैसा या मोबी कैश या इस तरह के जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उनके पास अवेलेबल होता है। उनके थ्रू ये डाटा लेने के बाद और उनको कॉल करते हैं कि आपका ये नाम है, आपकी वल्दियत ये है, यहाँ पे आपका एड्रेस है, फर्दर डिटेल आपकी चाहिए। तो समहाउ ये नंबर ले लेते हैं उनसे, उनके बैंक का नंबर ले लेते हैं, या उनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कोड उन्हीं से, उनकी सिम के ऊपर जो कोड जाता है ट्रांजैक्शन का, वो कोड उन्हीं से ले लेते हैं कॉल करके, और उसके बाद ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें सबसे ज़रूरी ये चीज़ है बताने वाली कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ अपनी जगह पे, लेकिन यूज़र महफूज कैसे रह सकता है, लोगों का पैसा उनके पास से लूटा ना जाए, ये किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। वो एक ही तरीका है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आपको कोई कॉल आए, वो अपने आप को बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताए, वो अपने आप को लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव बताए। आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके साथ वेरीफाई नहीं करनी, और अगर आपकी सिम के ऊपर कोड आ गया है, वो कोड आपने उनके साथ शेयर नहीं करना। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इस तरह के कितने केसेस ऐसे हैं जो कि गुज़िश्ता चंद महीनों में आप लोगों की तरफ आए हैं और पकड़े गए हों? अवैस भाई, 2019 के बाद से फाइनेंशियल फ्रॉड जो है, जिसको आप ऑनलाइन कह सकते हैं या बैंकिंग फ्रॉड कह सकते हैं, वो मैसिव लेवल पे इंक्रीज हुआ है। और ये कोरोना के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज थी। एक ऐसा टाइम था कि पाकिस्तान के अंदर जो साइबर क्राइम है, इसकी रेशो सोशल मीडिया की ज़्यादा थी, यानी हरासमेंट और उस हवाले से। लेकिन 2019 के बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से राइज हुआ है। ये 30-40% ओवरऑल यानी ये हुआ क्राइम, जो फाइनेंशियल क्राइम है, और इसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए। पूरे के पूरे गैंग्स हैं जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं। आपको कॉल आ जाती है कि जी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए, आपको कॉल आ जाती है। आजकल एक और चीज़ हो रही है कि आपका भतीजा, भांजा या बेटा हमने पकड़ा हुआ है, पुलिस की वायरलेस पीछे चल रही होती है, और वो आप डर के कोई इस तरह का हीनियस क्राइम बताते हैं, गैर इखलाकी सा,
कि वो लड़की के केस में या असले के केस में वो बंदा पकड़ा हुआ है तो आप डर के उसको पैसे भेज देते हैं। ये बहुत सारे मैटर्स रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, जिसका विक्टिम जो है वो बनते हैं लोग अच्छे लेवल के कॉल आती है और वो शो करता है कि मैं बाहर से कॉल कर रहा हूँ, इंटरनेशनल नंबर से आपको कॉल आएगी, आपको बड़ा बेतकल्लुफ़ होके आपको दोस्ती के अंदाज में, यार तुमने मुझे पहचाना नहीं है, आप अल्टीमेटली आप कह देते हो यार फलां बात कर रहे हो, वो कहता है जी हाँ वही बोल रहा हूँ यार, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, मेरे भतीजे भांजे को चाहिए तो 2-3 लाख उसको दे देना। तो वो आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो बेसिकली ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो फेक स्क्रीनशॉट होता है और आपको वो आगे से किसी के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर करवा लाता है। दोस्त बन के आप इस तरह से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ये 2 तरीके जो हैं आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं पैसे ट्रांसफर करने के और फ्रॉड के। एक और तरीका भी है, इंस्टाग्राम पे जो आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि भाई मेरी ये कंपनी है, आप मेरे साथ एडवर्टीजमेंट का कुछ कर लें, हम उसको शेयर कर लेते हैं और मैं आपको अकाउंट में और आपका एतमाद हासिल करने के लिए वो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं, जिसके बारे में वो ये बताते हैं आपको कि आप मुझे बैंक अकाउंट नंबर दे दें, हम कोलैबोरेट कर लेंगे और आप मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अपने पेज पे या उस पर लगाएं और आपके अकाउंट में मैं पहले से पैसे भिजवा देता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया है कि कुछ बैंक अकाउंट नंबर्स उनको दे दिए और उधर से वो पैसों का मामला जो है वो उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई। अब सिर्फ किसी को बैंक अकाउंट नंबर देने से फ्रॉड हो जाता है, ये किस तरह होता है, ये क्या चीज़ है? जी बैंक अकाउंट नंबर सिर्फ देने से फ्रॉड नहीं हो सकता, उसमें ये होता है कि वो फिर उस अकाउंट की समहाउ डिटेल्स, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज भी होती हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। वो उस बैंक अकाउंट के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन करते हैं और उस बंदे के पास उसका कोड जाता है। वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब सिम पे कोड जाता है, जब IBFT लगाते हैं, इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र जब आमतौर पे वो करते हैं, जब पैसे निकालते हैं, वो कोड जाता है, उसको कॉल करते हैं कि यार मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहा था, कोई बच्चा कॉल करता है या कोई खातून कॉल करती है कि मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहा था तो वो कोड गलती से आपके पास आ गया। वो बंदा व्हाट्सएप का कोड समझ के उनको भेज देता है कि यार इनका है, या वो कहता है कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को ट्रांजैक्शन कर रहा था पैसे भेजने की, आपके पास गलती से कोड आ गया, वो उसकी वजह से कोड उसको, यानी डिफरेंट वो तरीकों से वो उसको ट्रैप करते हैं बेसिकली उस बंदे को जिसके अकाउंट से पैसे निकालने होते हैं। तो वो या खाना खा रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ, उसूल ये है कि ट्रैप नहीं होना है, पहले डेटा नहीं देना, कुछ नहीं बताना। देखें सबसे जरूरी चीज इसके अंदर ये होती है कि आपको मोबाइल के ऊपर कॉल आती है, आपके फैमिली की इंफॉर्मेशन कोई पूछता है, वो कहता है जी मैं फलां इदारे से बात कर रहा हूं, मैं मर्दमशुमारी का आजकल बड़ा आ रहा है जी, मर्दमशुमारी का डिपार्टमेंट है वो हो रही है, कहीं से भी कॉल आए, आपने फोन के ऊपर अपनी फैमिली का डाटा या अपने बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं देनी। इवन बहुत सारे लोगों को यह कहा गया कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है, तो आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, हम FBI से बात कर रहे हैं, वेरिफिकेशन करवाएं, तो वो बंदा डर के दे देता है बहुत सारे। और इसमें ज्यादातर जो लोग जो इसका विक्टिम हुए वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो शरीफ लोग जो बेचारे जो 2+2 वाली जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, ज्यादातर वो होते हैं। और ये मैसिव ये जो नंबर होता है, फोन नंबर जो आ रहा होता है जिससे हमारे पास ये फ्रॉड हो रहा होता है, वो ट्रेस नहीं कर सकते, वो पकड़े नहीं जा सकते। बिल्कुल पकड़े जाते हैं जी, वो फेक नाम पे नंबर होता है। इवन आपका थंब इम्प्रेशन, हमने इस तरह के गैंग्स भी साइबर क्राइम विंग ने पकड़े कि जो थंब इम्प्रेशन बनाते हैं उसको इससे सिलिकॉन से। अब आप ये देखें कि जिसका थंब इम्प्रेशन लगा उसके नाम की सिम भी एक्टिव हुई है। खैर सिस्टम अब PTA ने चेंज कर दिया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सिम एक्टिव होती है फेक नाम पे, उस पे जाते हैं, उससे आगे चलते हैं। ये टाइम लेता है वहां तक पहुंचने में जो एक्चुअल फ्रॉडस्टर्स होते हैं, लेकिन जब आप उनको पकड़ लेते हैं फिर वही चीज है कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन का प्रॉब्लम है। इस पे भी हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है कि आप जब आपके हाथ आ जाए तो फिर उस पे लेजिस्लेशन, उसको कानून का इस तरह का होना चाहिए कि वो एटलीस्ट वो वापस ना आए, वो अगले दिन बेल आउट भी हो सकते हैं। हमारे पास कवानीन जो है उनको सख्त करना चाहिए, इस हवाले सजा हो। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बिल्कुल, इकबाल साहब मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग। 2 चीजें हैं। नंबर 1 कि
पहला उसूल तो ये है कि कभी भी कोई डेटा किसी को नहीं देना, इसके आगे तो आप बस कुछ सोचे ही ना। अच्छा, वो ये भी कहते हैं आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, फला चीज ब्लॉक हो जाएगी, आप उनको कहें आप मेरा ब्लॉक कर दें, कर दो, करें, कोई डेटा नहीं देना। और नंबर 2, ये जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं ये कौन है? पाकिस्तानी है ना, इसराइली तो नहीं है ना। फिर हम कहते हैं कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं अशराफिया वो करप्ट हैं और ये है और वो है। तो हम सब जो है जब ऐसी हरकतें करेंगे, अभी तो खैर जिस तरफ मईशत जा रही है तो ये फ्रॉड और ये चोरियां चकारियां और भी खुदा न खास्ता बढ़ने का इम्कान है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ ऐसे ही इम्तिहान से दो चार नज़र आती है। रहनुमा उसे यूँ छोड़ रहे हैं कि जैसे पतझड़ के मौसम में जर्द पत्ते ज़मीन पर बिखर जाते हैं। सबकी ज़बानें एक जैसे फ़िक्रे बोल रही हैं, हम पे कोई दबाव नहीं, सबकी ज़बान पर एक ही जुमला है, मुख्तलिफ। फैमिली हमारी जो है वो बीमार है, हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन जुमले अलग, निगाहों में ख्वाबों की किरचियाँ जो है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। शीरी मज़ारी किसी मरसिए की तरह एक तहरीर उन्होंने पढ़ी। फवाद चौधरी ने चंद फ़िक्रों में अपनी कथा सुना दी। असद उमर की खोखली हंसी बग़ैर कहे सारी दास्तान सुना गई। मुसरत चीमा, मलिका बुखारी, ये मज़ाहिबत इनकी जो थी उसने भी आखिरकार दम तोड़ दिया। अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब सफ़े दुश्मना को बेबसी की नवीद सुनाते हैं। 2 बार इमरान खान साहब सियासत से अलहदगी का इशारा दे चुके हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो PTI पर पाबंदी का इंदिया देते हैं। ये जो मामला है ये अब आगे कहाँ तक जाकर रुकेगा और क्या पीपल्स पार्टी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या अपना कम बैक कर पाएगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तनज़ीर जनाब आमिर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। पहला सवाल तो यही है जो अवैस ने पूछा कि क्या ये सिचुएशन स्विंग हो सकेगी दोबारा। अभी जो मुकदमे लगे हुए हैं 30 तारीख को गालिबन ये सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू का जो वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसका मामला है वो सुनना है। IG को तलब कर रखा है। मुख्तलिफ अदालतों में ऐसे केसेस लगे हैं। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर लिया है कि भाई ये जो सिलसिला चल रहा है ये जमहूरी नहीं है और जमहूरियत को शदीद ख़तरे लाहक हैं। तो क्या ये सिचुएशन स्विंग हो सकती है आने वाले वक्तों में? अरे पहली बात हुई कि ये जो सूरत हाल है शिफा साहिबा, वो अभी पूरी तरह से लोगों को उसका इदराक नहीं हो रहा। हमें वो बिट्स एंड पीसेस में पता चल रहा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग पता चल रहा है। जो पूरी कहानी या जो भी एक दास्तान इस वक्त अनफोल्ड हो रही है उसको समझना। और जाहिर है कि जब आप उस क्राइसिस के दौरान होते हैं तो इसी तरह की सूरत हाल होती है, उसमें कन्फ्यूजन होता है, उसमें अधकच्ची अधपक्की खबरें आ रही होती हैं और आप मरबूत तरीके से उस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में नहीं ला पाते। तो जो कुछ हो रहा है उस पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कहते हैं नियर फ्यूचर में भी होंगे और लॉन्ग टर्म में भी होंगे। और ये समझने की बात है वो कहानी कभी ना कभी लिखी जाएगी। ये जो भी फरमा रहे थे हमारे उवैस मंगलवाला साहब की जी, पतझड़ के पत्तों की तरह बड़ा उन्होंने शायराना किस्म का इस्तिआरा इस्तेमाल किया कि गिर रहे हैं PTI के लोग, तो क्यों गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं? एकदम ज़मीर जाग रहा है उनका और एकदम क्या एहसास हो रहा है कि इमरान खान की सियासत और इमरान खान का तरीक़ेकार जो था गलत था। कोई लालच है, कोई धमकी है, कोई धौंस है, क्या है, क्या वजह है? तो ये चीज़ें जो है रफ्ता रफ्ता पता चलेंगी। लेकिन एक बात है कि ये पहली बार किसी सियासी जमात के साथ नहीं हो रहा। इस बार हमें उसकी सिविलिटी का इसलिए बहुत ज़्यादा एहसास है कि हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं और हमारे दौर में ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे हर घर में, ड्राइंग रूम में और बेडरूम में मौजूद है। वरना पीपल्स पार्टी के आप याद करें ज़ौलक साहब का दौर था तो जितने फ्रंट लाइन थे, अब्दुल हफीज पीरज़ादा, मुमताज़ भुट्टो, जितो जो थे वो छोड़ के गए थे, है ना। उसके बाद आप देखें कि नून लीग की तो खैर कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है कि उनके लोग जहाँ छोड़ते वहाँ तो कायद खुद छोड़ के चला, नून में से काफ निकली थी सर, तो वो एक अलग कहानी है। वो कायद छोड़ के चले गए, बिल्कुल जी वही मैं कह रहा हूँ। जहाँ पे लोग छोड़ते हैं बल्कि कायद जो है तहरीक का जो रहनुमा है वो छोड़ के चला जाता है। नवाज शरीफ साहब अपने खानदान से में चले गए थे, कई बरस बाहर है, सियासत से किनारा कशी रखी उन्होंने, इख्तियार रखी। तो PTI के साथ भी वही कुछ हो रहा है। लेकिन जो हैरत अंगेज बात है कि PTI के कुछ जो मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता जबर की नौयत क्या होगी, क्या धमकी होगी, क्या ज़मीर जागा होगा, हम उस पर सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों में से कई ने हीरो बनने का मौका गंवा दिया और जितने कदावर शख्सियात थी, इनाम लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी कोलैप्स किया। हफ्ता 15 दिन जो होते हैं कुछ भी नहीं होता।
फिर एक तरफ तारीख ये भी कि लोग बरसा बरस जेल में रहे। भुट्टो ने पूरी नैब की क़यादत को जेल में डाल दिया था, कितने बरस रही थी वो जेल में। ज़ियाउल साहब ने मतलब कितनों को जेल में डाला, लोगों की पिटाइयाँ की, लेकिन जाहिर है कि लोग जो थे इस्तकामत से खड़े रहे। नज़ीर भुट्टो की अगर आप बात करें, वो खुद सक्कर जेल में कितने कई माह रही थी कि शदीद गर्मी के आलम में। तो खैर ये ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, और क़याम पाकिस्तान से पहले की भी हैं। नेहरू ने किताबें लिखी, सर इज दिस लीडिंग टू माइनस इमरान खान? किताब लिखी अपनी बेटी को कतू। जी फरमाइए। इज दिस लीडिंग टू माइनस इमरान खान? देखिए माइनस होने का भी ये पहली कोशिश नहीं हो रही है। मैं ये कहता कि पहली मरतबा ऐसा नहीं हो रहा कि किसी रहनुमा को माइनस करने की कोशिश की जा रही है, पहले भी हो चुका है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड वो है, फॉर्मूलाज हैं। मैंने किसी से कहा कि दिलचस्प बात थी कि हमारे मुल्क में गलतियां भी नई नई होती हैं। हम पुरानी गलतियों को दोहराते हैं, बड़े जोरों शोर से दोहराते हैं। पुरानी जो आपका पुराने नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वही नुस्खे इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसमें इमरान खान पर अब है कि उनकी शख्सियत जो है, अभी तक तो रिकॉर्ड ही कि वो अंडर प्रेशर अच्छा खेलते हैं, दबाव बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का दबाव है। यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। तो इमरान खान के मेटल पे डिपेंड करता होगा कि किस हद तक उस तकलीफ को सहार सकते हैं, क्योंकि तकलीफ तो आनी है और आएगी, बढ़ेगी भी ना। तो सही है। तो लेकिन आमिर साहब उसमें एक और चीज भी है, उनका एक और ऐलान भी था। उनका ऐलान एक ये था कि मैं जिसको भी उतारूंगा मैदान में वो इंशाल्लाह जीतेगा, ये उनके अल्फाज थे। अब वो मैदान में उतारेंगे कैसे, क्योंकि हुकूमत ये इंदिया तो दे रही है बार बार के इलेक्शन होंगे। कल मैं फैसल करीम कुंडी साहब को भी सुन रही थी, वो कह रहे थे हम इलेक्शन में जाएंगे और अक्टूबर वगैरह में इलेक्शन जो है वो हो जाएगा, अगस्त में नेशनल असम्बली की मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी। अब उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की चैमोगोइयाँ चल रही हैं, एक PTI हकीकी जो है वो बन गई है, और दूसरी तरफ इमरान खान और उनके साथ वो लोग जो अभी तक कम अज़ कम उनके साथ बरकरार हैं, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद साहब, साबिक गवर्नर पंजाब और इस तरह के कुछ और नाम भी। तो क्या इमरान खान साहब को अगर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाए या इमरान खान साहब खुद किसी को नॉमिनेट कर दें, लेकिन उनके ही उम्मीदवार पार्टी में मौजूद हों या कोई और पार्टी का नाम दे दिया जाए और वो उतरे मैदान में और इलेक्शन लड़ें, तो आपको लगता है कि वो जीतेंगे, या जो पीपल्स पार्टी की तरफ एक हवा चल पड़ी है उसकी तरफ जाएगा मामला? देखिए पहली बात है कि PTI का जो जहाज है वो डैमेज हो गया है, वो जो शिप हैज बीन डैमेज। और जब आप इन हालात में इलेक्शन में जाएंगे तो ये एक बड़ी बात है। हम तस्लीम करते हैं कि इमरान खान की ज़ाती मकबूलियत है, कराची का खैबर है, लेकिन उस मकबूलियत को लिवरेज करना, उसको वोट में ट्रांसफॉर्म करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वो इसलिए कि हमारी सियासत जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड सियासत है, इलेक्टेबल्स की सियासत है, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ जो मौका परस्ती का रुझान होता है तो लोग देखते हैं कि हवाओं का रुख किस तरफ चल रहा है। तो मैं नहीं कह रहा कि PTI रूल आउट होगी, लेकिन PTI जो है जितना अचीव कर सकती थी 8 मई से पहले उतना गालिबन ना कर सके, बल्कि यकीनन ना कर सकेगी। उसके जो वो होगा कमी आएगी, और जब नए प्लेयर्स आएंगे तो आप देखिएगा कि एक बहुत ही मिक्स किस्म की प्लेट बनेगी पार्लियामेंट के अंदर। कमी की वजह क्या होगी, मैं वही समझना चाह रही हूँ। क्या कैंडिडेट लेने वाले, टिकट लेने वाले कैंडिडेट्स नहीं होंगे, या डब्बे आएंगे, या वो कमी किस वजह से आएगी? क्योंकि अगर खान साहब खुद ये कह दें लोगों को कि मैं साइड पे हूँ, ये मेरा नॉमिनेटेड बंदा है, ये पार्टी को लीड करेगा और इसी के अंडर अब इलेक्शन होंगे और जीतना मैंने ही है, तो वो किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? क्या डब्बे होंगे या टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा? उसकी इतना कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा वो है ना, एक कहते क्रूड तरीका है कि डब्बे आ गए। मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। चीज़ें जो है वो एक लफ्ज़ चला है कि प्री पोल मैनेजमेंट, तो वो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हो जाएगी। और जो देखिए ना, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी लोग अभी से मतलब गाँव देहातों में एक किसी हेड से बात करते हैं और सारे वोट उधर चले जाते हैं ना। बिरयानी की प्लेटें होती हैं, बाकायदा नोट बांटे जाते हैं। अब से नहीं हो रहा, हर हमारी इलेक्शन इसी तरह होते हैं। ये मिडिल क्लास के वोट होते हैं जो कि मतलब उस तरह से डाले जा रहे होते हैं शहरी इलाकों के अंदर, अर्बन एरियाज में ना। देही इलाकों में, ट्राइबल बेल्ट के अंदर जहाँ पे सरदारी निज़ाम अब भी है, वहाँ पर जनाब ये गिरफ्त बहुत मजबूत है। तो यकीनन इमरान खान टफ टाइम दे सकेंगे, लेकिन अगर बहुत सारी जगहों पे हो सकता है कि उनको कैंडिडेट ढूंढने में मुश्किल हो। बहुत सारी जगहों के ऊपर ये हो सकता है कि सामने बड़े कदावर जो हैं शख्सियात हों उस इलाके की, वो उसको मैं और आप बेशक नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने इलाके में बड़ा उसका वजन होगा, उस गाँव में, उस देहात में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और वो जो बाई इलेक्शन थे सर, जिसमें बाई इलेक्शन जो हुए थे पंजाब में कुछ अरसा पहले, उसको आप फर्क उसमें देखते हैं? मतलब जो बाई इलेक्शंस हुए, क्या उसी किस्म का रिजल्ट नहीं आएगा आपको लगता है?
नहीं, वो कहते हैं क्या क्या ख्याल बांधे नादान होश में आ, मतलब है कि उस वक्त की और आज की सूरत हाल में बड़ा फर्क है। और वो फर्क ये है कि जब आपका शिप डैमेज हो जाए, आप याद करें ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हटी थी मेरे ख्याल में 96-97 में ना, उसके बाद जब कराची आई थी मैंने उनका जुलूस वो देखा था कि चंद लोग आए थे, चंद 100 लोग थे उनको रिसीव करने के लिए, बल्कि चंद 100 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कम ही होंगे, ठीक है ना। और बड़ा हालांकि इशारे फैसले से जुलूस की सूरत में आई थी, लोग नहीं थे उनके पास, और उसके बाद जो इंतखाबात में मुट्ठी भर नशिस्तें उनको मिली थी। उसी तरह आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के साथ ये कहीं हुआ है कि जनाब उनको कम 2/3 उनकी अक्सरियत होती थी, फिर एकदम वो घट जाती थी। तो बात ये कि ये कोई नया नहीं हो रहा, और हमारी जैसे मुल्क के अंदर जहाँ आपको पता है केयर टेकर गवर्नमेंट जो है माशाल्लाह, वो आपको पता है कि उसका क्या वो है सूरत हाल है, वो एक कहते हैं गैर जानिबदार हुकूमत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। आपको पता है कि जब फेडरल वो उसमें आएगा, खुदा वफाक की कोई केयर टेकर बनेगी, वो पता नहीं क्या आलम करे। तो बहुत सारे डिफरेंट बट्स हैं, और फिर असल है कि जी इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल दौर है, आखिरी चीज में सिर्फ के लिए नहीं, मुल्क के लिए भी है। जी सही। मरियम साहिबा के लिए भी बड़ा मुश्किल है वैसे। मरियम साहिबा के लिए भी उतना ही मुश्किल है सर, उनकी तो पार्टी हालात है ही नहीं गई। अच्छा, दिलचस्प बात है कि जो मुश्किल अवाम के लिए, मेरे और आपके लिए, वो मेरे ख्याल में उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। जब घर में पैसे वैसे होते हैं तो मतलब है आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात सहल हो जाती हैं, ठीक है ना, हत्ता कि जेल भी सहल हो जाती है। असल मसला होता है अवाम का। तो अवाम और पाकिस्तान बहुत मुश्किल में हकीकी मानों में, अगर आप देखें ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है। आप आज देखिए ना, जब पर कैपिटा इनकम पिछले बरस अगर 1766-1768 डॉलर थी, वो घट कर 1566 रह गई हो, ठीक है ना, तो आपको अंदाजा होगा कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आ गया, ठीक है ना। आपका अगर रेवेन्यू कलेक्शन पहले 9 माह का जो था उसका 55.5% आप डेट सर्विसिंग में दे रहे हो, और बाकी एनएफसी में दे रहे हो, तो मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। फिर भी इनके पास लोगों को, एमएनएस को 20 अरब इन्होंने बांट दी है, 21 अरब नहीं थे इलेक्शन कराने के लिए हुकूमत के पास, लेकिन 20 अरब बांटे हैं किस काम के लिए कि नालियां बनवाएंगे एमएनएस, सड़कें मुरम्मत कराएंगे, जो कि काम लोकल गवर्नमेंट्स का है। तो यहाँ पर तो सब अंधेर नगरी चौपट राज है। शहर नापुरसा सिलसिला शुबा में एक शहर होता था जहाँ कोई पुरसा नहीं। सर इस राज के जो सबसे बड़े पाकिस्तान नापुरसा बना हुआ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि फैसल वाडा साहब सदर मुमलिकत साहब पर बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो अब उनके इल्ज़ामात की कोई वक़्त है या नहीं है? बातें तो वो जो करते हैं वो हो जाती है थोड़े दिन में, गैस वर्क भी बड़ा होता है। जी, गैस वर्क भी बड़ा होता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। विकटें गिरने की बातें वो जिस तरह कर रहे थे, तो सदर मुमलिकत साहब की इस वक्त क्या हैसियत और क्या इस वक्त उनकी जो रोल है? फैसल वाडा साहब जो है एक माउथ पीस है, और उनको ज़ाहिर है कि जो कहा जाता है वो कह देते हैं, और ज़ाहिर है कि क्योंकि बाखबर तरीके से वो कहते हैं तो उनकी कुछ चीज़ें पूरी भी हो रही है, यकीनन हो रही है। तो लेकिन इस वक्त ये चीज़ें फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होंगे। जो एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान में अनफोल्ड हो रहा है, गुर्बत की शक्ल में, माशी बुहरान की सूरत में, उसमें इंडिविजुअल्स के साथ क्या हो रहा है, चंद लोगों के साथ, वो एक सेकेंडरी चीज़ है जो एक आम आदमी के साथ हो रहा है, और वो जो है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। मीडिया बताने से कासिर है जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। हम लोग इदराक नहीं कर पा रहे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे उस चीज़ को, हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी है। आरिफ अलवी साहब के साथ कुछ भी क्या होगा, ज्यादा से चले जाएंगे, तो उनका माशाल्लाह डेंटल बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है, वो चला रहे होंगे, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो उनका मसला नहीं है, अलवी साहब का मसला नहीं है, वो गुजारा कर लेंगे। मरियम साहिबा भी गुजारा कर लेंगे। मसला हमारा है, मसला हमारा है। आम आदमी का क्या होगा, हम कैसे गुजारा करेंगे? फेरी लगाने वाले का, कलम के मजदूर का, हमारा क्या होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मिर्ज़ा साहब का नोट वाकई अहम है कि जी हमारा क्या होगा। बहुत शुक्रिया, मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक 9 साला बच्ची की कहानी है ये, जिसकी जान बचाने के लिए उसका ख़ानदान कई महीने से सख्त आजमाइश से गुजर रहा है। उस बच्ची का नाम है हानिया। जब उसका जिगर ख़राब हुआ तो डॉक्टर्स ने लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा। 4 नवंबर को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए शिफा हॉस्पिटल उसको लेकर गए। जिगर की तब्दीली उसे रास ना आई, उसने काम करना छोड़ दिया, और उसकी वजह से हानिया के दिमाग को नुकसान पहुँचा और वो माइल्ड कोमा में चली गई। इस बच्ची का इलाज तो मुसलसल हो रहा है, 2 बार सर्जरी की जा चुकी है, लेकिन उसकी सेहत नहीं लौटाई जा सकी। हानिया की थेरेपीज़ चल रही हैं, बहुत महंगी थेरेपीज़ हैं। हानिया के साथ साथ उसका ख़ानदान, उसके घर वाले सब आजमाइश में है। हमारे साथ हानिया की बहन अज़रा उमर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़रा।
बहुत शुक्रिया अज़रा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हानिया का बताइए कि हानिया इस वक्त कैसी हैं? अच्छा, हानिया की फ़िलहाल जो स्टेट है, अगर हम फर्स्ट डे से कंपेयर करें तो हानिया इज़ सर्वाइविंग, दैट्स द मैक्स वी कैन से राइट नाउ। लेकिन हानिया का जो मेंटल न्यूरो हेल्थ है दैट्स डिटेरियोरेटेड, बहुत हद तक ख़राब हो चुका है, गिवन द फैक्ट कि उसका जो एक्यूट लिवर फेलियर हुआ है दैट गिव ए वेरी सीवियर डैमेज टू हर एंटायर बॉडी एंड द ब्रेन। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में जब से इलाज चल रहा है उस वक्त से लेके अब तक खर्चा कितना हो चुका है और मज़ीद इस इलाज के लिए कितना खर्चा होना है और उम्मीद क्या है कि कब तक किस तरीके से, क्या वाकई मुकम्मल तौर पर 100% वो सेहतियाब हो जाएंगी इंशाल्लाह? अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगी फॉर यू पीपल एंड एवरीवन आउट देयर, क्योंकि लिवर फेलियर की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाकी सीवियर बीमारियों की तरह। हमने जिस लम्हे हानिया को एक्यूट लिवर फेलियर हमें डायग्नोज हुए में पता चला है, शिफा हॉस्पिटल से हानिया का ट्रीटमेंट हुआ है, जो बाय हैंड में खुद हानिया के बिल दे के निकली हूँ 30 से 31 दिनों के बाद, देवर 89 लाख फॉर 30 to 31 डेज। सो उसमें इनिशियल कॉस्ट जो है वो हमारे कुछ फाउंडेशंस हैं जिन्होंने बियर किया। वेरी मच क्लियर टू से इट वाज बहरिया फाउंडेशन हु स्पॉन्सर्ड हानिया फॉर द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। लेटर जो है वी डिड क्राउड फंडिंग्स, वी लिक्विडेटेड सम ऑफ आवर एसेट्स, जितना भी लिविंग इन द एनवायरमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, जितना भी आप कुछ इनकम एज अ मीडियोकर फैमिली अर्न कर सकते हो, वो क्यूमुलेटिवली हम जितना भी लगा सकते थे वो कभी इतना नहीं हुआ कि आप उस पर 10 मिलियन और 15 मिलियंस के हॉस्पिटल बिल्स दे सकें। सो अभी तक आई रिमेंबर कि हॉस्पिटल से आने के बाद इट्स नाउ अ ईयर दैट वी हैव होम फॉर हानिया, इट्स अराउंड 14 million that we spent on her, primarily on the liver health, primarily on the surgeries, primarily on her maintenance. हानिया की मेंटेनेंस ऐसे है कि वो अब घर में है, लेकिन उसके घर में उसके रूम में इट्स अ प्रॉपर मेडिकल यूनिट। आई होप द टीम कैन शो यू द पिक्चर्स ऑफ हर रूम इफ इट्स अवेलेबल विद देम। इट्स अ कंप्लीट हॉस्पिटल। अच्छा, अब जो डॉक्टर्स हैं वो क्या बताते हैं कि कितना क्या इलाज इसका कितना पॉसिबल है और जो इनकी मुकम्मल सेहतयाबी के कितने चांसेस हैं? अच्छा, इट्स वेरी हार्ड टू से, लेकिन मुकम्मल सेहतयाबी के चांसेस ऐसे केसेस में नहीं होते। ऐसे केसेस के बच्चे ग्रेजुअली इनका ब्रेन ठीक हो जाता है, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो चुका है बहुत ज़्यादा। ब्रेन ठीक होने के चांसेस होते हैं, बच्चा उठ के अपने आप पे चलना शुरू हो सकता है, लेकिन बच्चा वापस एक नॉर्मल ब्रेन के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये है जो मेडिकल साइंस कहती है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे, लेकिन उसकी परसीविंग सेंस खत्म हो चुकी है। वो किसी को इसका इलाज अगली स्टेज क्या है इलाज की? अगली स्टेज एक तो थेरेपीज है, इसकी न्यूरोथेरेपीज और फिजियोथेरेपीज। उन थेरेपीज के अलावा बहुत ज़्यादा कोशिश की जा सके तो एडवांस थेरेपीज की जा सकती हैं, जो कि पाकिस्तान में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। वो स्टिमुलेशंस के थ्रू की जाती हैं। थेरेपीज बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उनका ब्रेन वापस अपनी मेमोरी को जॉब करना शुरू कर दे, जो कि पाकिस्तान में अभी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सिर्फ ये हो रहा है कि इनको थेरेपी दी जाए और इनको बार बार सिखाया जाए एक नए बच्चे की तरह, न्यू बॉर्न की तरह, और वही हम हानिया के साथ फिलहाल कर रहे हैं। तो अब आपकी आवाम से, लोगों से, देखने वालों से क्या ख्वाहिश है, क्या अपील है? जिस वक्त मैंने इस शो पे आना था, आई हैड 2 एजेंडाज इन माइंड। एक तो ये कि दीज ट्रीटमेंट्स आर क्रिटिकली एक्सपेंसिव, दे आर ब्रूचुअली एक्सपेंसिव। इनको बियर करना ये है कि अगर आप कर सकते हैं, एक आध दिन के अंदर अंदर हमें 8 घंटे का टाइम दिया गया था डोनर को लाने के लिए और फंड्स को अरेंज करने के लिए। दैट वाज वेरी क्रिटिकल फॉर अस, लेकिन अल्लाह ताला ने समहाउ कर दिया। एक तो ये कि प्लीज हेल्प द फैमिलीज आउट देयर जो इस तरह से सफर कर रही हैं। ऑन द स्टेट लेवल एट दिस प्लेटफॉर्म आई रियली वांट टू से कि ट्रांसप्लांट्स को जो है पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल किया जाए और इतना इजीली एक्सेसिबल किया जाए कि आप अगर देखते हैं अपने आसपास कुछ ज़्यादा डेवलप स्टेट्स में, तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपके कॉन्सेंट ले लिए जाते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने ऑर्गन डोनेट करेंगे। तो जैसे ही ऐसा कोई एक्यूट केस आता है, एक इमरजेंसी कॉल जाती है डिपार्टमेंट्स में और फौरन के फौरन आपको 10 से 12 डोनर्स मिल जाते हैं। मैं हानिया की इनिशियल लिवर डोनर थी, कुछ वजूहात की बेस पे मैं नहीं दे सकी, तो इट वाज क्रिटिकल कि एक ऐसे बच्चे को नया हेल्दी लिवर कैसे प्रोवाइड करें। फर्स्ट थिंग
The second one is to be very aware about the symptoms of such diseases. आपके बच्चे को symptoms आ रहे होते हैं, but you are certainly not giving a proper attention to them. कि इनके मुंह से खून आ रहा है, इनकी तबीयत खराब होती जा रही है, and you are just taking them to the general physicians वगैरह की छोटी सी बात है. Regular test जो हैं बच्चों के बहुत जरूरी हैं. बिल्कुल सही बात की आपने, वाकई बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए. ट्रांसप्लांट्स पे काम करना जरूरी है. जहाँ कहीं इस तरह के केसेस नजर आए उनकी मदद करें. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्रांसप्लांट वाली आपने बात की, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. हमारे साथ मौजूद थी. नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे